हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग सोचते होंगे कि सर जब भी आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आप हमेशा बोलते हैं एक्साइटिंग लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा क्यों। डियर स्टूडेंट, आप लोग मैकेनिकल में जितने भी मोस्ट ऑफ द आपका सब्जेक्ट जो होता है ना, वो आपका रियल लाइफ से कनेक्टेड रहता है। देखो, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना, आप लोग कोई भी मैथमेटिक्स का इक्वेशन वगैरह पढ़ रहे हो, डेरिवेशन वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो आप लोग को रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, रियल लाइफ में कोई यूज देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह मान लो आप कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है, वो कोडिंग डिकोडिंग करता है, तो आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपका मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट होता है ना, चाहे मैं बात करूंगा सोम का, टॉम का, एमडी का, प्रोडक्शन का, मटेरियल साइंस का, या फिर मैं बात करूंगा फ्लूइड का, या फिर बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स का, ये सभी जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको रियल लाइफ का इंसिडेंट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ के चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो आप जैसे जैसे हर एक लेक्चर जैसे जैसे आप पढ़ते हुए जाइएगा ना, आपको नया नया चीजों के बारे में समझते आते जाएगा, जो आपको रियल लाइफ में अगल बगल होता है। जनरल हर दिन आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप उस चीज को जानते नहीं हो। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा, अच्छा इसलिए ये चीज होता है, इसलिए ये चीज होता है। दैट इज वाई ये काफी एक्साइटिंग आप लोग के लिए लेक्चर होने वाला है। और जैसा मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आप लोग को इजी से इजी में आप लोग को समझाया जाए, हर एक चीज का रूट से बताया जाए, ताकि आप लोग सही चीजों को समझ पाओ, हर एक चीज को फील कर पाओ, और एग्जाम में गलती से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना, चाहे एग्जाम कोई भी कितना भी टफ क्यों ना आ जाए। और कम से कम स्किल टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह में हर एक स्टूडेंट से आप सबसे आगे रहो, क्योंकि यहाँ पे सारे लॉ के बारे में, सारे थ्योरम के बारे में, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाता हूँ, इजी में मैं समझाता हूँ। लेवल को मैं स्टार्टिंग करता हूँ आपका एकदम जीरो लेवल से और जाता है एडवांस लेवल तक, ताकि एक भी चीज आपसे छूटे ना। राइट, समझ आया कि नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का हो जाएगा थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले आप लोग का 2 लेक्चर आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों लेक्चर को देखे होंगे, तभी जाके आप लोग थर्ड लेक्चर को देख रहे होंगे। बिकॉज दोनों लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फंडामेंटल और जीरो लेवल से स्टार्ट करा गया थर्मोडायनेमिक्स को, एंड काफी बेसिक बेसिक चीजों को समझाया गया। क्यों समझाया गया? ताकि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख लोगे तो थर्मोडायनेमिक्स आगे जितने भी मैं चीजें आप लोग को बताऊंगा, आज जो चीज बताऊंगा वो काफी इजी आपको लगेगा। समझ आया कि नहीं? इसलिए दोनों लेक्चर को देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो पहले मैं आप लोग को ये बताता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े हैं, तब जाके आप लोग को जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं वो आपको समझ में आएगा, फिर कनेक्ट कर पाइएगा। वैसे आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, मुझे उम्मीद है। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, इतना मैं मन लगा के पढ़ाता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मन लगा के रिवीजन वगैरह करो, कंप्लीट लेक्चर को देखो, ठीक है, और रिवीजन करके ही मेरा लेक्चर में आओ, जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोग के लिए बनाता हूं। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्या बताया था, दैट थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले आप लोग को किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना थर्मोडायनेमिक्स में, वो होता है गैसेस के बारे में स्टडी करना, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लिक्विड के बारे में स्टडी तो करते नहीं। देखो फ्लूइड में मेरा लिक्विड भी आता है और गैसेस भी आता है, क्योंकि फ्लूइड मींस क्या होता है, जो फ्लो करता है, जो बहता है, उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में एयर भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, ऑयल वगैरह भी आता है, वो भी फ्लो करता है। लेकिन मोस्ट इन जनरल हम लोग अधिकतर गैस के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें? आपके थर्मोडायनेमिक्स में। क्योंकि क्या होता है, थर्मो मींस मैंने आपको बताया था हीट होता है, ठीक है, और हीट मतलब फ्लो करता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, और डायनेमिक्स मतलब होता है इन मोशन, मतलब हीट इन मोशन, मतलब हीट का ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और वो जब मेरा ट्रांसफर करता तो उसमें एनर्जी का भी चेंज आता है, प्रॉपर्टी भी चेंज होता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो गैस से रिलेटेड एक थ्योरी था, दैट इज कॉल्ड योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो मैटर में ही गैस आता है, क्योंकि मैटर में सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताया था कि लिक्विड और सॉलिड के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उन दोनों का जितने भी आपका अंदर का एटम वगैरह होता है ना, वो रिजिड पार्टिकल्स होता है, उसका शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखता है, फिर ट्राई करता है मेंटेन करने का। लिक्विड में भी मेंटेन करता, कंटेनर से भागता नहीं है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में रहते हैं, तो उसका स्टडी करना इजी होता है। लेकिन हम लोग देखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला जो हम लोग का थ्योरम था, दैट या फिर थ्योरी था, वो ये कहता है कि जो मेरा गैस होता है ना, वो कभी भी स्टेटिक मोशन में रहता, हमेशा वो रेंडमली मूव करते रहता है, हमेशा मोशन में रहता, ऑलवेज इन मोशन। दैट इज वाई हम लोग को गैस का बिहेवियर को जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसके प्रॉपर्टीज को जानना काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोग अलग अलग थ्योरम का आपका यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मेरा था जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के दिया गया था, दैट इज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उससे मुझे पता चला था कि जो गैस होता है ना, वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, हमेशा कोलिजन करते रहता है, टकराते हुए रहता है।
उसके अलावे अब हम लोग बारी आता है रियल गैस का और आइडियल गैस का, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग अलग अलग थ्योरम और लॉ के बेसिस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे थे, जिसमें मेरा चार्ल्स लॉ था, बोयल्स लॉ था, एवोगैड्रो लॉ था, इन सभी के बारे में डिस्कस किए थे। और इन तीनों लॉ से मिलके मेरा क्या बना था, आपका आइडियल गैस इक्वेशन बना था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है, क्या वैल्यू होता है, सब चीज के बारे में डिस्कस किए थे। ये हम लोग पढ़े थे क्या, फर्स्ट आपके लेक्चर में, राइट। यानी कि भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करने से पहले किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वो चीज मैंने आप लोगों को बताया। अगर मैं सेकंड लेक्चर का बात करता हूं, सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, अब हम लोग स्टार्ट किए थे धीरे धीरे पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स को, कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कि भाई थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हीट का हम लोग देखते हैं कि भाई एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चेंज होता है, तो चेंज होता था कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी से लो ग्रेड एनर्जी, यानी कि हीट से वर्क में कन्वर्ट करना, उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी चेंज आता है, ये सभी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। और जिस सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं उसको सिस्टम कहा जाता है। जिस बॉडी में, जिस ऑब्जेक्ट में, जिस पर्टिकुलर चीज के में हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना एनर्जी आ रहा जा रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और उस सिस्टम को जो बाहर का चीज होता है उसको सराउंडिंग कहा जाता है। तो सराउंडिंग से सिस्टम को जो अलग करता है उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। यानी कि जितना एरिया, जितना लिमिट है, जितना दायरा है जिसमें हम लोग उसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में, उसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं, जिसको घेरता है। और बाउंड्री के बाहर जो भी चीज होता है उसको हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला देंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। ये सभी चीज देखे थे, समझ आए कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग सिस्टम के बारे में और पता किए थे। सिस्टम कितना तरह का होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग देखे थे। बाउंड्री का बात करेंगे तो बाउंड्री भी मेरा रियल था, इमेजिनरी था, फ्लेक्सिबल था, फिक्स था, सबके बारे में स्टडी किए थे। तो यानी हम लोग ये समझे कि थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए किन किन चीजों का जरूरत है, ये सबसे पहले हम लोग देखें फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम लोग बात किए कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री कितना टाइप का होता है, सिस्टम कितना टाइप्स का होता है, ये देखें। नाउ आज हम लोग क्या बात करेंगे कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का तरीका क्या क्या होता है। मतलब देखो, अगर मैं और इजी तरीका से समझाऊं ना, जैसे आप मान लो कार चलाना सीखना चाहते हो, आपको कार चलाना है, तो पहले मान लो आपको कार के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप पढ़ाई कर रहे हो, अब जैसे आपका जॉब लग जाएगा वैसे आप कार खरीदोगे, राइट। अब आप BMW खरीदोगे, ऑडी खरीदोगे, फॉर्च्यूनर खरीदोगे, जो भी खरीदोगे एज योर विश, होंडा सिटी, स्विफ्ट का, मारुति सुजुकी का, या टोयोटा का, या हुंडई का, जिसका भी खरीदोगे, आपने कार खरीदा। तो सबसे पहले आपको पता नहीं ज़्यादा, हम लोग भाई मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा चीज़ पता नहीं होता। मेहनत करने के बाद उस सब के बारे में नॉलेज है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है उस सब चीज़ के बारे में जानना, आप पढ़ाई में फोकस करते हो। तो अब आप कार के बारे में जानोगे ना कि कार में होता क्या क्या है, कार में भाई गियर कहाँ से लगता है, ब्रेक कैसे लगता है, क्लच वगैरह कैसे होता है ना। इसके अलावा पावर विंडो क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, मतलब उन चीज़ों को समझ रहे हो पहले। तो वो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर का बात करिए, मतलब समझो कि कार को चलाने से पहले आप समझ रहे हो कि होता क्या है। सेकंड लेक्चर में हम लोग समझे सारे पार्ट्स के बारे में, कैसा टायर होता है, पंचर हो जाएगा तो ये हो सकता है, सीट होता है, दिस होता है, डेथ होता है, इंजन क्या होता है, इंजन का पावर टॉर्क कितना मिलता है, ठीक है, उसके लिए डीजल पेट्रोल इंजन क्या होता है, CNG वगैरह क्या होता है, ऑटो मोड क्या होता है, बहुत सारा चीज़ों के बारे में आप लोग और जाने। उसके बाद अब कार को कैसे चलाना है, कार को कैसे चलाया जाता है, उसके बारे में आप सुनो। कोई बताएगा कि देखो ऐसे चलाना है, जर्क आएगा, ऐसे करना है, हाई स्पीड आएगा, हाइट चढ़ा रहे हो तब ऐसे आपको करना है, गियर घटाना बढ़ाना है, कभी कोई आ गया बीच में तो आपको क्या करना, हड़बड़ाना नहीं है, वो सभी चीज़। यानी कि अब आप कार को चलाने के लिए सीख रहे हो। तो यानी आज का लेक्चर वही होने वाला कि थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे अब हम लोग। तो थर्मोडायनेमिक्स जो स्टडी करते हैं उसका क्या क्या अप्रोच होता है, मतलब कौन सा तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ सकते हैं। मैंने थर्मो में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं सिस्टम में कितना एनर्जी आया, कितना गया, तो उसको तरीका क्या होता है पढ़ने का, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। समझ आए मेरी बात कि नहीं, कि यानी कि सिंपल अगर मैं कहूं एक लाइन में कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को पढ़ने का अप्रोच क्या होता है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दो तरीका का होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है माइक्रो। अब माइक्रो से याद करो, आप लोग माइक्रोस्कोप को जानते होंगे, इसलिए मैं फिगर यहाँ पे लाया हूँ, इसका कोई यूज नहीं है लेकिन लाया हूँ ताकि आप लोग समझो। ये जो देख रहे हो ना, ये माइक्रोस्कोप है। इसके लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप अगर डॉक्टर के यहाँ जाओगे, डॉक्टर के घर जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, तो आपको ये देखने को मिलता है, वो लोग ब्लड ग्रुप को इसी से चेक करता है, या फिर मैं बात करूँ बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु विषाणु, उन सभी चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि बहुत ही छोटा, जो आपको नग्न आँख से
नेकेड आई से जो दिखाई नहीं देता है वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। बहुत ही छोटा छोटा चीज़ों को, हर एक एटम को, हर एक मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है थ्रू दी माइक्रोस्कोप। उसी तरह आप सुनेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या था, वो भी छोटा छोटा चीज़ों को देखा जाता है, बेसिकली बड़ा चीज़ों को, क्योंकि टेलीस्कोप देखा जाता है अलग अलग प्लेनेट वगैरह को, ड्वार्फ प्लेनेट हो गया, स्टार हो गया, उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं छोटा क्यों कहा, क्योंकि बहुत दूर है ना मेरे हम लोग से, ग्रह या जितने भी प्लेनेट हो गया, स्टार हो गया, बहुत दूर है, इसलिए छोटा नजर आता है एकदम। आपको जैसे स्टार आप देखते हो रात में तो क्या नजर आता है, बहुत ही छोटा छोटा, क्योंकि बहुत दूर है, एक्चुअल में बहुत बड़ा है। जितना बड़ा हम लोग का अर्थ है उससे भी बड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत दूर है इसलिए छोटा है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप। कहने का मतलब यह है कि माइक्रोस्कोप अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं, उसका सीट रेडी करते हैं कि मान लो एक सिस्टम के अंदर लाखों अगर है ना, लाख अगर मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं कि ये किस बिहेवियर का है, इस कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा स्टेट में है, ये हर चीज़ के बारे में वहाँ पे सीट रेडी करते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक फैक्ट्री है, उसमें 10 आदमी काम कर रहा है, तो हर एक आदमी का हाजिरी वगैरह बनता है ना, अटेंडेंस बनता है, कौन आदमी कब आया, कौन आदमी कब छुट्टी लिया, किस आदमी को कितना वेजेस दिया गया, सैलरी कितना दिया, किस आदमी का कितना बकाया है, किस आदमी का क्या नाम है, मतलब हर एक इंडिविजुअल का वहाँ पे सीट रहता है, डाटा सीट रहता है। यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला चीज़ है। एक सिस्टम में अगर करोड़ चीज़ है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स का हर एक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना कितना डिफिकल्ट है। दैट इज वाई हम लोग माइक्रोस्कोप अप्रोच को स्टैटिकल अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि स्टैटिकल अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टडी करना। एंड और एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा, इसलिए देखो माइक्रो मीन्स यहाँ पे समझाया गया है, देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिकल अप्रोच, बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट अप्रोच होता है। स्टैटिकल मतलब जो सीट रेडी करते हैं ना हम लोग, मैथमेटिक्स आप लोग समझे, बहुत बारी हम लोग सीट वगैरह बनाते हैं, हर एक चीज का कॉलम वगैरह बनाते हैं, तो स्टैटिकल वो कहा जाता है, स्टैटिकल मैथमेटिक्स। तो स्टैटिकल अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हर एक चीजों के बारे में हम लोग निकालते हैं, हर एक इंडिविजुअल चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैटिकल अप्रोच। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा गया है दैट वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स होता है बहुत ही छोटा। तो हर एक मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हर एक मॉलिक्यूल कितना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल आ रहा, इन हो रहा, आउट हो रहा, उससे चेंज क्या प्रॉपर्टी हो रहा सिस्टम में, कौन सा प्रॉपर्टी चेंज हो रहा, कौन सा बिहेवियर इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेट कौन सा उसका चेंज हो रहा है, सब चीज के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, जितना चीज मैंने आप लोगों को बताया, तो अगर डेफिनेशन देखोगे, इन दिस स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन इन अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर पता करते हैं मॉलिक्यूल्स का, हर एक मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल बिहेवियर हम लोग पता करते हैं। क्योंकि अगर मैं फिर से आपको समझाऊं, ठीक है, और पूरा स्टेटमेंट देख लेते फिर मैं आप लोग को और बताऊंगा। दिस अप्रोच इज ओनली सुटेबल फॉर लो डेंसिटी सिस्टम। ये हम लोग लो डेंसिटी सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, क्यों बताएंगे। एंड थर्ड क्या कह रहा है, सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जैसा आप मान लो एवरेस्ट वगैरह कोई चढ़ता तो नहीं बोलता ऑक्सीजन का कमी होता है, कि जैसे जैसे ऊपर जाता है ना प्रेशर कम होने लगता है, लो प्रेशर क्योंकि लो डेंसिटी कम, अगर वहाँ पे भाई पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो डेंसिटी कम है, और लो डेंसिटी है तो लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर यानी कि हाई एल्टीट्यूड में लो प्रेशर होता है, लो डेंसिटी होता है, तो लो आपका प्रेशर और हाई एल्टीट्यूड के रीजन में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज किया जाता है, जो कि इंडिविजुअल हम लोग मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर को पता करते हैं। जैसे कि यहां आप लोग देखना, अब इसको आप लोग देखो यहां फिगर, एक सेकंड सॉरी, इसको देखो, मान लेते ये मेरा कोई सिस्टम है, ये क्या है मेरा एक सिस्टम है, इसके अंदर ढेर सारा आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहा है, जो कि पॉइंट के दाम माफिक है, बहुत ही छोटा छोटा है, ठीक है। और आपको दिखेगा, अब आप गनिए, अगर इसको काउंट करिएगा तो आपको पता चलेगा, गिन के थक जाइएगा, इतना ज़्यादा है, आप समझो इतना सारा देख रहे हो ना, बहुत ही छोटा छोटा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं सर, तो सर जी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं किसी भी सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन देखते हैं, एनर्जी का क्या देखते हैं हम लोग, इंटरेक्शन देखते हैं, और उस इंटरेक्शन के वजह से कितना चेंज आ रहा है वो चीज़ देखते हैं। तो सेम चीज वही हम लोग थर्मोडायनामिक स्टडी यहां करते हैं कि एनर्जी का इंटरेक्शन देखेंगे, लेकिन एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का बिहेवियर का यहां पे पता करेंगे। समझ है, एनर्जी का कितना इंटरेक्शन हो रहा, आ रहा है, जा रहा है, और उसके वजह से कितना प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे हर एक, जैसे ये पॉइंट एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, हर एक का, सबका इंडिविजुअल का बिहेवियर हम लोग पता करने वाले हैं। तो ये मेरा कहलाता है क्या, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच।
समझ आया? ओके, इतना समझ गए होंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर का, दिस अप्रोच इज ओनली सुटेबल फॉर लो डेंसिटी सिस्टम। लो डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, समझो मेरी बात। देखो, जहां ज्यादा आपका मॉलिक्यूल होगा, जहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल होगा वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगा, और अगर मेरा डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसको क्या करेंगे, डिफिकल्ट होगा स्टडी करने के लिए, स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मतलब लो मॉलिक्यूल्स, कम मॉलिक्यूल्स, मिनिमम मॉलिक्यूल्स, तो उसको स्टडी करना मेरा इजी होता है। एंड बात किया जाए कि भाई लो डेंसिटी कहाँ होगा, जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि कम प्रेशर होगा। और कम प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है, जहाँ पे ऊंचाई होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ आप लोग का था। और जैसे मैंने कहा स्टैटिकल अप्रोच क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल का सीट रिपोर्ट किया जाता है, सीट बनाया जाता है, ठीक है, रिपोर्ट बनाया जाता है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड स्टैटिकल अप्रोच, बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्ट अप्रोच होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज कॉल्ड योर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, क्या हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। मैक्रो मीन्स होता क्या, सम लार्ज, ठीक है, और इसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। क्लासिकल जैसे आप, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोग सुने होंगे ना भाई, भरतनाट्यम ये क्लासिकल हम लोग का डांस होता है, ठीक है। इस तरह कुचिपुड़ी डांस होता है, ठीक है, कथकली ये सभी डांस होता है। कैसा का डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है, जो सदियों से चला आ जा रहा है, सदियों से चला आ जा रहा, और उतना वो डिफिकल्ट नहीं होता है। वैसे डिफिकल्ट होता है, लेकिन अब हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, आजकल का डांस आ गया, ब्रेक डांस, ये सभी चीज़, इससे तो ईजी होता है। समझ आया कि नहीं? यानी कि क्लासिकल अप्रोच जो होता है वो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये ईजी होता है, ये अप्रोच ईजी होता है। जो काफ़ी टाइम से चला आ जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ईजी ही होगा, है ना। तो ये कैसा होता है, थोड़ा ईजी होता है जानना, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं, छोटा नहीं, मैक्रो मतलब बड़ा। इसमें हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। जैसे मान लो आप 1 करोड़ मॉलिक्यूल का बिहेवियर पता करना है। अब आप 1 करोड़ के एक एक मॉलिक्यूल का अगर स्टडी करोगे, डाटा सेट बनाओगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ में 1 लाख को लेंगे और 1 लाख का जो है स्टडी करेंगे, और उस स्टडी में जो भी बिहेवियर पता चलेगा ना, वो हम लोग मान लेंगे कि ये जनरल बिहेवियर है पूरा का पूरा 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स का। वही हम लोग मान लेंगे, मानते हैं कि मेरा जो है डाटा में जो भी हमको मिलेगा वो बहुत ही लेस है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं है, लेस एक्यूरेट है, पूरा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग उतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा, लेकिन गलत भी आप नहीं बोल सकते हो। लेस एक्यूरेट है बट गलत भी नहीं है, रॉन्ग भी नहीं है, तो वो मेरा कहलाता मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। समझ आया कि नहीं? जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक टीम होता है, क्रिकेट का टीम है, 11 खिलाड़ी है, तो माइक्रोस्कोपिक में हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे माइक्रोस्कोपिक में, हर एक इंडिविजुअल, 11 अगर खिलाड़ी है ना क्रिकेट टीम में, हर एक खिलाड़ी का देख रहे हैं, कितना खेला है, कितना रन बनाया है, कितना क्या किया है, हर एक चीज़ का। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा टीम के बारे में पता करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, हर एक टीम किस तरह का खेला है, पिछला 10 मैच में कौन कितना विनर हुआ है, कौन कितना रन बनाया है ना। तो भाई उसमें से कौन टॉप रहा है, बैट्समैन कौन, बॉलर टॉप रहा है। तो ये हम लोग क्या कहें, मैक्रोस्कोपिक, पूरा का पूरा एवरेज लेके चल रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम का। जैसे मान लो इंसान है, अच्छा अब मान लो इंसान है, हम लोग इंसान है, इंसान में भी बिलियन बहुत सारे इंसान है पूरा अर्थ में। अब अगर क्या आप लोग माइक्रोस्कोपिक करोगे और आपको इंसान का, हम लोग का, ह्यूमन बींग्स का नेचर पता करना है कि इंसान क्या खाते पीते हैं, इंसान कैसे दिखते हैं। मान लो कहीं अदर प्लेनेट से कोई आ गया, एलियन आ गया, एलियन रहेगा और वो पता करना कि इंसान लोग करते क्या, खाते क्या, दिखते कैसे हैं, अब और क्या क्या बिहेवियर इन लोग का होता है। तो 2 तरीका अपना सकते हैं, एक हो माइक्रो, हर एक इंसान को पकड़ो और उसका आदत पता करो, खाता पीता, दिखता कैसा, क्या करता है, क्या नेचर होता है, ये हो गया डिफिकल्ट वाला पार्ट। और एक होता है मैक्रो में क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि भाई करोड़ों है ना, तो करोड़ों में लाख पकड़ लिए, 2-3 लाख पकड़ लिए, ये भाई 1 लाख पकड़ लिए, इसमें से हर एक कंट्री से और हर एक स्टेट से एक आदमी ले लिए, दुनिया से हर एक जगह से। अब उन लोग का हम लोग बिहेवियर पता कर रहे हैं कि दिन भर देख रहे, खा रहा पी रहा, और वो हम लोग जनरल मान लिए कि हर एक इंसान का बिहेवियर होता है। क्या वो गलत रहेगा? बिल्कुल नहीं। मान लो मैं खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, बोलूंगा, लोगों से कैसा बात करता हूं, वही ऑलमोस्ट सब इंसान में पाया जाएगा। तो हो गया मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो ये थोड़ा इजी अप्रोच होता है, और यही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट वाला चीज़ होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेके चलते हैं, इसी के थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं हर एक चीज़ का, जो कि लेस एक्यूरेस होता है। याद रखना, बहुत एक्यूरेस, क्योंकि जितना ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छी बात है ना,
उतना ज़्यादा मुझे डाटा एनालिसिस मिलेगा और उतना ज़्यादा बिहेवियर मुझे पता चलेगा। लेकिन हम लोग कम से कम उतना लेके चलते हैं जिससे मुझे डाटा सही मिल जाए। अब मैक्रोस्कोपी हम लोग क्या लिए कि भाई कम लिए, करोड़ में से लाख लिए। अब कितना लेंगे, 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, ऐसा भी ना कर ले कि इतना कम ले कि मुझे एक्चुअल डाटा मिले नहीं, बहुत ज़्यादा मेरा ओरिजिनल डाटा से बहुत ज़्यादा वेरी कर जाए। तो हम लोग को कितना लेना है उसके लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ये बताता है कि मैक्रोस्कोपिक में जो एवरेज हम लोग पता करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी सिस्टम का बिहेवियर को, उसके लिए मुझे कितना लेना चाहिए एवरेज, कितना लेंगे एवरेज, करोड़ों में कितना लेंगे। अब मान लो आप बोलेंगे 1 लाख ले लिए और 1 लाख से बहुत डाटा गलत मिल गया, एक्चुअल से बहुत ही अलग मिला, तो वो काम नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना लेंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितना मिनिमम लेंगे जिससे मेरा एक्यूरेट डाटा आ जाए। क्योंकि ज़्यादा डाटा लेंगे उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट भी लगेगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी होगा। तो वो मेरा बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कि मिनिमम आपको कितना लेना चाहिए। समझ आया? चलिए, तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं मैक्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा डेफिनेशन। समझ तो गए ही होंगे। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया सम लार्ज, यानी कि लार्ज अमाउंट लेके चलते हैं, एवरेज लेके चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेटमेंट अगर मैं देखूंगा तो यहाँ बोल रहा है इन दिस स्टडी एवरेज बिहेवियर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू अकाउंट। एवरेज बिहेवियर हम लोग लेके चलते हैं। इट इज इजी टू अप्लाई इन आवर स्टडी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्टडी के लिए, आवर स्टडी के लिए मेरा इजी होता है। यानी थर्मल स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा अप्रोच अपनाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो आपको आंसर देना माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, सॉरी माइक्रो बोल रहा है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको हम लोग क्लासिकल अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टडी इजी करना होता है, इसे हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। ये लेस एक्यूरेट होता है, पूरा सही नहीं होता लेकिन गलत भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। इन आवर वर्क इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सिंपल कहा गया कि हमारे वर्क के लिए, कोर्स वर्क के लिए, हम लोग के लिए, यानी एज ए इंजीनियर अगर हैं और थर्मोडायनामिक्स हम लोग सिस्टम का स्टडी करना चाह रहे हैं, एनर्जी का फ्लो देखना चाहते हैं, उसके चलते प्रॉपर्टी चेंज देखना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेके चलते हैं। और इसके लिए कितना लेना है, जैसे मैंने कहा कितना लेंगे सर, वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम से आता है, वहीं आता कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम का। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज आप लोग को बताऊं दैट, मान लेते हैं कि एक समझना, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, है ना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के बारे में बता रहा हूं। वैसे आगे चलेंगे, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ही चलते हैं। यहाँ पे आने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि मान लेते हैं कि हम लोग किसी भी मैक्रोस्कोपिक जो है, मैक्रोस्कोपिक में एवरेज लेके चलते हैं, है ना, और कुछ क्वांटिटी का मुझे बिहेवियर पता करना है, कुछ क्वांटिटी का बिहेवियर पता करना है। अब कुछ क्वांटिटी का बिहेवियर पता करना है, बहुत सारे में कुछ का लेंगे, कितना लेंगे, वही तो इसमें बताना कितना लेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप समुद्र में गए, अब समुद्र में मछली बहुत सारी होती है, लेकिन क्या समुद्र में सिर्फ मछली का बिहेवियर मुझे पता करना, बाकी चीज़ों का नहीं। लेकिन क्या समुद्र में सिर्फ मछली ही है? नहीं, उसमें पानी भी है, उसमें बहुत सारा और भी पेड़ पौधा जीव वगैरह हैं, मछली के अलावा और भी जीव होता है, कुछ वेस्ट चीज़ है। लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम मान के चले, हम लोग मछली को लेके चले, तो आप एक कंटेनर लिए, स्टील का कोई कंटेनर लिए और जाके पानी उठाए उसमें मछली के साथ। तो जैसे हम लोग मछली उसमें लिए कंटेनर में, उसका बिहेवियर को पता करने के लिए, है ना, लेकिन उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ भी तो आता है ना। क्या क्या चीज़ आता है उसमें भाई? पानी भी आ जाएगा, कुछ और जीव भी आ जाएगा, और तरह का मेरा पेड़ पौधा वेस्ट चीज़ आ जाएगा, और ये सब चीज़ जो है, पानी, कुछ और स्टोन वगैरह मिल गया, सैंड मिल गया, कुछ और जीव मिल गया, वो मेरे लिए वेस्ट है। वो मेरे लिए क्या वेस्ट है? क्योंकि मेरे लिए मतलब क्या, मेरे लिए सिस्टम में मछली, उसका बिहेवियर पता करना। तो पहली बात तो ये आया कि एक वेस्ट चीज़ मिला, उस पर डिपेंड करता कि मेरा कितना जो है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, उससे कितना मेरा एनालिसिस डाटा मिल रहा है। अगर कम वेस्ट मटेरियल रहेगा, कम वेस्ट चीज़ रहेगा, तो एनालिसिस हम लोग अच्छी तरह से डाटा मिल पाएगा जल्दी। और अगर मेरा वेस्ट ज़्यादा रहेगा तो स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। स्टडी करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। दूसरा चीज़ डिपेंड ये करता कि हम लोग कितना लेंगे, कितना मछलियों को ले, ताकि मछलियों का बिहेवियर पता चल जाए। दो चीज। तो जहां बात आया कि कितना लेंगे हम लोग, उस पूरा में से कितना लेंगे, कि हम लोग अभी बात करें मैक्रो का, मैक्रोस्कोपी का, माइक्रो तो चल जाओ, छोड़ दो, मैक्रोस्कोपी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोर्स वर्क के लिए। तो कितना लेंगे, वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो ये क्या करता है, ये मेरा कहता है दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मेरा ये कहता है कि हम लोग हेल्प्स टू डिसाइड द मिनिमम वॉल्यूम,
कितना मिनिमम वॉल्यूम लेंगे या फिर मिनिमम क्वांटिटी लेंगे मैटर का टू गेट दी मीनिंगफुल रिजल्ट ड्यूरिंग दी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में अगर हम लोग पूरा का पूरा एक एनालिसिस चाहते हैं, अच्छा एनालिसिस चाहते हैं अच्छा रिजल्ट के साथ, उसके लिए मिनिमम कितना वॉल्यूम लेंगे, कितना क्वांटिटी लेंगे जिससे मुझे अच्छा एनालिसिस मिल जाए, वो मेरा बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कौन बताता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मेरा बताता है। समझ आया कि नहीं? ओके। एंड यानी कि आप ये भी बोल सकते हो दैट मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो क्या बताता है? गिब्स मेरा देता है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्या देता है मेरा? मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। कौन देता है? मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा ये तो चीज़ समझ गए कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम का यूज़ करके मुझे पता लग जाएगा कि कितना मुझे लेना है। और एक चीज़ मैंने बताया था कि जब हम लोग मछली का बिहेवियर पता करना समुद्र के पानी से, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी तो मुझे मिल रहा है। वेस्ट में क्या क्या आएगा? पानी आ गया, पत्थर आ गया, स्टोन आ गया और जीव वगैरह आ गया, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही मेरा आ जाता सिस्टम में। जैसे कोई सिस्टम है, अब मान लेते कोई, जैसे मान लो यहाँ पे सॉलिड है ना, यहाँ पे मेरा लिक्विड है और यहाँ पे मेरा गैस है। तो हम लोग सॉलिड में अगर बात करेंगे तो सॉलिड मान लो ये देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूल है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल है और इसमें हम लोग 1 2 3 मॉलिक्यूल है। तो ये तो मॉलिक्यूल्स है जिसका हम लोग बिहेवियर पता करना है, इसमें कितना एनर्जी आया, कितना गया, प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया। लेकिन इसके बीच बीच में मेरा वॉइड भी तो रहता है ना, यही वॉइड मेरा वेस्ट चीज है, वेस्ट मटेरियल है या फिर वेस्ट चीज है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जितना ज्यादा वॉइड होगा उतना डिफिकल्ट होगा उसका स्टडी करने के लिए, उतना स्टडी करने के लिए डिफिकल्ट होगा। ये यही समझ लो कि मछली में पानी वगैरह जो अलग अलग चीजें जो बेकार चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो वॉइड। जैसे अगर मैं सॉलिड का बात करूं तो सॉलिड में वॉइड देखो कम थोड़ा है, तो इसे डाटा जो है ना, मुझे कम डाटा लेंगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि वॉइड मेरा कम है। लेकिन लिक्विड में बात करें तो देखो ढेर सारा आपको वॉइड नजर आ रहा है, बहुत ही खाली जगह है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स का दूर दूर रहता है। गैस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो और ज्यादा दूर रहता है, तो इसका स्टडी करना और डिफिकल्ट होगा, यानी कि और ज्यादा मुझे लगेगा क्या, मॉलिक्यूल ज्यादा मुझे लेना पड़ेगा और मुझे ज्यादा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। अब इस चीज को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको और एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप लोग समझना कि मान लो कोई स्टूडेंट्स है और आपको स्टूडेंट्स का, ठीक है, स्टूडेंट्स का आपको बिहेवियर पता करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मान लो 2 ही स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट लेके चलो। अब मान लेके चलते हैं सॉलिड लेके चलते हैं। सॉलिड में क्या मान लो कि तीनों जो स्टूडेंट है ना वो एक दूसरे का खड़ा है, सब एक दूसरे खड़ा है। आपको ये पता करना, उसका एनालिसिस करना है किस कैरेक्टर का है, कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, कैसे वो बात करता है, कैसे उसका स्किन है, कैसे उसका हर एक चीज़, आंख वगैरह कैसा, हर एक चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मतलब 3 लड़कों के बारे में, वो लोग बात करा किस तरह से है, क्या बिहेवियर उन लोग का है, हाथ उठ कैसे हिला रहा, मतलब हर एक चीज़ के बारे में। तो थोड़ा इजी होगा क्योंकि वो लोग खड़ा है, अभी रुका हुआ है। अब सेकंड में आ जाता है लिक्विड में, वही तीनों स्टूडेंट अब क्या करा, थोड़ा मूव करा, इधर उधर घूम रहा है। अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक्सप्रेशन को देखने के लिए उसको खड़ा रहेगा तब ना, मूव कर रहा है तो डिफिकल्ट हुआ ना। थर्ड चीज अगर बात करें गैस का, अब वो बच्चा ना कभी मेरे नीचे से चल जा रहा है, कभी ऊपर से कूद के चल रहा है, से बच्चा लोग होता है, ठीक है, कभी इधर से कूद रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अब बोलेगा बताइए उस सब के बारे में, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा जानना क्योंकि तीनों भाग रहा है ना। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं चलेगा उसका बिहेवियर, भाई स्किन कलर कैसा है, हेयर स्टाइल उसका कैसा है, कौन सा ड्रेसिंग सेंस है, कैसे वो बात करता है, बात कर रहा है लेकिन भाग भाग के, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। सेम चीज यहाँ पे मुझे सिस्टम में भी देखने को मिलता है। समझ आया? तो उस पर मेरा डिपेंड करता है कि मेरा कितना हम लोग लेंगे। तो तब बोलेगा सर जी तब हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, सॉलिड लिक्विड में तो स्टडी कर लिए, हम लोग गैसेस में कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि गैसेस में बहुत सारा वॉइड होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो यही कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। इसका मतलब ये है, जो कंटिन्यूम है ना, कंटी मतलब होता है कंटिन्यूअस और नम मन से होता है मैटर। मतलब हमको ये मान के चलते हैं कि जो भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल है ना वो मेरा कंटिन्यूअस एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, मतलब वो मेरा मूवमेंट ज्यादा नहीं कर रहा, उसके अंदर वॉइड कम है। हम लोग मान के चलते हैं कि एक दूसरे के एक के बाद एक लगा हुआ, एक के बाद एक लगा हुआ, एक के बाद एक लगा हुआ। हम लोग गैस में भी मान के चलते हैं, गैस में भी ये लेके चलते हैं। लेकिन हाँ, गैस में कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगता है और कभी नहीं भी लगता, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग गैस में भी मान के ये चलते हैं क्योंकि भी देखो गैस में मेरा काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी वॉइड रहता है और उसका कुछ टेम्परेचर भी होता है, गैस का भी तो टेम्परेचर होता है ना, एक टेम्परेचर लेके चलते हैं। फिर भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर भी हम लोग गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं टेम्परेचर आने के बावजूद भी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा और मूवमेंट होगा,
फिर भी स्टडी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान लेते हैं कि गैसेस के भी जो मॉलिक्यूल है ना वो कंटिन्यूअस मैटर है, मतलब एक के बाद एक है, ज्यादा दूर वॉइड वगैरह नहीं है, क्योंकि ज्यादा वॉइड रहेगा तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा स्टडी करना। समझ आया कि नहीं? अब बारी आता कि गैस में भी कभी कभी कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगता है, किसी के लिए वैलिड लगता है, किसी के लिए वैलिड नहीं है। कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता, ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, आई होप सो जितना मैं आप लोग को बता रहा हूं ना ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके लिए जो मेहनत करा गया है ना, हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करा गया आप लोग को बस समझाने के लिए, ताकि आप लोग बेटर तरीके से हर एक चीज़ समझ पाओ। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना था। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग भाई मिनिमम वॉल्यूम लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना लेंगे जिससे एनालिसिस मेरा सही आ जाए, समझ आए कि ताकि रिजल्ट जो मेरा मिले वो काफ़ी मेरा मीनिंगफुल मिले। ठीक है, समझ आया कि नहीं, मीनिंगफुल मेरा मिले। जैसे मैंने आप लोग को ग्रुप के बारे में बताया कि एक ग्रुप कोई है इंसान का, किसी का वैल्यू, उसका प्रॉपर्टी जानना है, एनालिसिस करना है, तो एकक को पकड़ के करेंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपिक। लेकिन अगर मान लो एक हम लोग क्या करते हैं, कुछ को पकड़ते हैं और उसको स्टडी करते हैं, तो मेरा क्या कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक कहलाएगा। ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात किए थे। लेकिन मान लेते हैं कि भाई 1 लाख में या फिर 1 करोड़ में कितना पकड़ना है, कितना पकड़ेंगे कि मीनिंगफुल मेरा रिजल्ट आए, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यहाँ पे आता है, राइट। और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम लोग देखें कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम में ये डिपेंड करता है कि मेरा किस तरह का जो है मटेरियल है, किस तरह का मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्योंकि इन तीनों में भाई मेरा जो है कोई मेरा वॉइड जिसमें कम रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि समुद्र से पानी निकाले मछली वगैरह रहता है, कुछ वेस्ट चीज़ भी रहता है। तो अगर मान लो आप पानी कंटेनर में निकाले 2 मछली है, बाकी पानी वगैरह, तो भाई 2 मछली में आपको डाटा ही नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि अलग अलग तरह का मछली, वेरियस प्रॉपर्टी का मछली का वेरियस तरह का रहेगा, तो कैसे आपको डाटा मिल पाएगा। तो वो ज़्यादा चाहिए ना, तो वहाँ वॉइड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वॉइड ज़्यादा हो गया। अब आप ऐसा निकाले कंटेनर में जहाँ पे सिर्फ मछली है, पानी बहुत ही कम है, तो भाई डाटा आपका निकल गया। तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये भी कहता है कि हम लोग जो भी लेते हैं मैटर वगैरह, उसको हम लोग कंटिन्यूस मान के चलते हैं। क्या कंटिन्यूस मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, ताकि ज़्यादा वॉइड नहीं है, ये मान के हम लोग चलते हैं, ताकि ईजी रहता है। समझ आए इतना कि नहीं? आई होप सो यहाँ से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि गैस में गैप आपका ज़्यादा रहता है, जिसमें डिफिकल्ट होता है स्टडी करना, और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के थ्रू यहाँ मुझे हेल्प होता है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज़ को कहा गया। देखो जो मैं बताऊंगा ना उस चीज़ को आपको फोकस देना, जो मैं समझाऊंगा, मैं 10 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ, सिर्फ ताकि आप लोग समझो। देखो इंसान, मछली है ना, क्रिकेट प्लेयर, ये सब मैं क्यों इतना बताया, ताकि आप लोग इजी तरीके से समझ सको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना, जो कि समझाते बहुत कम कोई है। बस स्टेटमेंट पढ़ दिया, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कर दिया, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप लोग को याद करना, ऐसा याद करना कि आप लोग फील कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो यह कहा गया इन सॉलिड, देखो वही सॉलिड के बारे में कहा गया, इन सॉलिड लिक्विड कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज कंप्लीटली वैलिड। आप बोलेंगे सर क्यों वैलिड है? मैंने जस्ट बताया कि सॉलिड और लिक्विड में जो आपका जितने भी मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो आपस में सटा रहता है, वॉइड कम रहता है, तो अच्छी तरह से हम लोग फट से मिल जाएगा। भाई कम लिए डाटा, मतलब क्वार्टर में लाख लिए, स्टडी कर ली, काम बन गया। दिक्कत तो होता है गैस में ना, क्योंकि गैस में बहुत ज़्यादा रेंडमनेस होता है, बहुत ज़्यादा वॉइड होता है, आप ये बोल सकते हो। वही है कि कंटेनर में मछली निकाले, 2 मछली मिला, बाकी पानी वगैरह अदर वेस्ट मटेरियल है, तो वॉइड ज़्यादा है, तो स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को चेक करना पड़ता है कि क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इसमें वैलिड है या नहीं है, क्योंकि वो देखना पड़ता है कि भाई आपस में सटा सटा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको कहा जाता है मेरा सडसन मेथड। क्या? नॉड्सन मेथड, सडसन बोल रहे हैं, नॉड्सन मेथड। ये आपका के जो यहाँ पे है ना वो साइलेंट है, याद रखिएगा, के क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। इसको क्या कहा जाता है, मेरा नॉड्सन मेथड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हो जाता है मेरा नॉड्सन मेथड, जिसको हम लोग के से शो करते हैं। अब नॉड्सन मेथड मेरा ये कहता है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मेरा वैलिड है या नहीं है। तो अच्छा, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको मैं लिख देता हूँ, नॉड्सन मेथड दे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दैट concept of continuum valid only for। तो
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड ओनली फॉर, तो आपको आंसर क्या देना, नॉड्सन नंबर, केवल नॉड्सन नंबर के लिए ही मेरा वैलिड है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो वैलिड फॉर यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, आंसर होगा आपका, आंसर विल बी योर, या फिर ये डायरेक्ट ले देते हैं नॉड्सन नंबर, यानी कि KN। ये चीज याद है, समझ आया। कहाँ पे हम लोग यूज किए, जब गेस में हम लोग करते हैं ज़्यादा रैंडमनेस होता है, तो ज़्यादा रैंडमनेस होता है तो कितना मुझे लेना, क्योंकि हम लोग मैक्रोस्कोप के थ्रू पता कर रहे हैं ना, कितना लेना हो तो इंपॉर्टेंट है, और ले लिए और पता चला बहुत ही कम मुझे मिला मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, यहाँ पे मैंने बताते, देखो यहाँ पे लेंगे, पता चला 3 ही मिला, तो डाटा मिल नहीं पाएगा। तब हम लोग को चेक करना पड़ेगा नॉड्सन नंबर से कि KN का वैल्यू कितना है, यानी कि कितना मुझे नॉड्सन नंबर चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा मेरा, मान लो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कहा गया नॉड्सन नंबर इक्वल टू क्या, समझो नॉड्सन नंबर इक्वल टू है मेरा मीन फ्री पाथ ऑफ एटम डिवाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। अब एक लाइन में समझाता हूँ कि मीन फ्री पाथ क्या था। मीन फ्री पाथ मतलब देखो मॉलिक्यूल्स वगैरह वो आपस में टकरा रहा है, तो आपस में जो टकरा रहा उसके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, तो वही डिस्टेंस का बात करा गया कि कितना डिस्टेंस है, एक एटम दूसरे एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये इसका बात करा गया है। वो डिवाइड बाय, और मीन क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे 4 एटम इस तरह करके, तो यहाँ पे मान लो एक आपका डिस्टेंस y1 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा y2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरा y3 है, तो इसका मीन ले लेते हैं। मतलब इसका अगर निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस हो जाएगा y2 प्लस हो जाएगा y3, और डिवाइड बाय कितना 3 है, तो यानी n, मान लो yn तक गया, इस तरह करते करते मेरा गया डॉट डॉट करके yn तक गया। n नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, पाथ के बीच का डिस्टेंस कवर करने में, मतलब पहला से लेकर दूसरा एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पाथ कवर कर रहा है उसका डिस्टेंस मेरा है y1, तो डिवाइड बाय n कर दिए, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो n से कर दिए, तो ये मेरा मिल गया क्या, मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम। और डिवाइड बाय जो कहा गया कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। डायमेंशन मतलब ये कितना सिस्टम के अंदर कितना है, बोले इसका दायरा कितना है। भाई एक सिस्टम कहीं ना कहीं कवर करेंगे ना कि इतना के बारे में स्टडी कर रही है, इतना के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली दायरा बताता है कि जहां तक मुझे स्टडी करना उसके अंदर कितना है आपका एटम है, तो डिवाइड बाय वो कर देंगे, मतलब एरिया के बारे में यहाँ पे बताता है। तो इन दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉड्सन नंबर कहते हैं। अब ये जो नॉड्सन नंबर है ये जनरली हम लोग लेते हैं 1/100 लेके चलते हैं। नॉड्सन नंबर कितना लेके चलते हैं, 1/1000 हम लोग लेके चलते हैं, लगभग 1/100 होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 0.01 होगा। तो अगर मेरा नॉड्सन नंबर KN का वैल्यू मेरा 0.01 से कम होगा, उसके मतलब है कि भाई नॉड्सन नंबर कम, मतलब समझ रहे हो ना कि मीन फ्री पाथ, देखो ध्यान से, ये जो मीन फ्री पाथ है हम लोग क्या समझे कि मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल मेरा ज्यादा होगा तो डिफिकल्ट होगा स्टडी करने के लिए, मतलब समझ लो दूर दूर है, तो दूर दूर है तो कितना एटम लेंगे वो काफी डिफिकल्ट होगा स्टडी करना। तो अगर ज्यादा मेरा होगा, मेरे डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्टडी करना डिफिकल्ट होगा। और अगर मीन फ्री पाथ मेरा कम है, अगर कम है तो स्टडी करना मेरे लिए इजी होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम मेरा वैलिड होगा। तो वही कह रहा कि अगर मेरा नॉड्सन नंबर 0.01 से कम है, यानी कि मेरा मीन फ्री पाथ कम है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप कम है, अगर गैप कम है तो स्टडी करना मेरे लिए इजी है, उसका एनालिसिस करना, उसका बिहेवियर का पता करना मेरा मॉलिक्यूल्स का इजी है। तो अगर मेरा KN नंबर लेस देन होता है 0.01 तो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यहाँ पे वैलिड होता है। लेकिन अगर मेरा नॉड्सन नंबर 0.01 से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे मेरा मीन फ्री पाथ जो है वो ज्यादा है, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस मेरा ज्यादा है, गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा, एनालिसिस करना डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता है। तो याद रखना गेसेस के केस में हर जगह पे मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लगता है, कुछ केस में नहीं भी लगता। जब मेरा नॉड्सन नंबर जो है वो 0.01 से फिर 1/100 से ज्यादा होता है ना, यानी कि गैप ज्यादा है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे मेरा वैलिड नहीं करेगा। ये चीज समझ आया कि नहीं, ये चीज आप लोग का था। n बेसिकली क्या है, yn है आपका नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल है उन सभी का यहाँ पे y1 y2 यानी इन दोनों के बीच का यहाँ पे लिया गया डिस्टेंस लिया गया है, जितना वो पाथ कवर कर रहा है, टकरा रहा है फिर इधर उधर जा रहा है, वो पाथ को हम लोग ले रहे हैं कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो ये पाथ कवर कर रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अब मैं सबको हटाता हूँ। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे नॉड्सन नंबर का क्या यूज है और कंटिन्यूम का पूरा समझ गए। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड ओनली फॉर, किसके लिए वैलिड है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, तो नॉड्सन नंबर, ठीक है। जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि गैसेस में जब स्टडी करते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक से, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा
कितना मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है, बहुत ही गैप रहता है, तो वो चीज़ मेरा यहाँ पे बताता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। यहाँ पे इस चीज़ को मैं वीवीआई यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना आई होप सो। अच्छा, ये चीज़ जो मैं आप लोग को बता दूंगा क्या कि मीन प्रीफात कैसे निकालते हैं, चलो ये चीज़ बता ही देते हैं। ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये एक तीसरा एटम है, एक चौथा एटम है। या मैंने कैसे बताया था सिंपली कि मान लेते हैं कि कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि एक दूसरे के आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने के साथ कुछ पाथ को भी कवर कर रहे हैं, टकराने के साथ कुछ पाथ को भी कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पाथ कवर करेगा, ये पहला हो गया एटम मॉलिक्यूल से, दूसरा है, ये तीसरा है, कुछ पाथ कवर कर रहा है। जैसे ये y1 लिए थे, y1 पाथ को कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा y2 पाथ को कवर कर रहा है टकराने के बाद। ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक टकराने के बाद मेरा y3 पाथ को कवर कर रहा है। इतना लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना, पाथ जो कवर कर रहा है उसका मुझे मीन वैल्यू निकालना है। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी मेरा टोटल जितना भी पाथ कवर किया गया है, जैसे y इक्वल टू हम लोग निकालेंगे y1 प्लस y2, दूसरा मॉलिक्यूल्स का, तीसरा का, इस तरह करके मान लेते कि ढेर सारा जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n नंबर ऑफ यहाँ पे पाथ कवर का क्या जा रहा है, और डिवाइड बाय n से कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, मीन जो है वो मीन फ्री पाथ निकल जाएगा। अब बारी आता है करेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई करेक्टरिस्टिक पता करना, सिस्टम का करेक्टरिस्टिक मतलब कितना दायरा, कितना के अंदर है वो, कितना के अंदर है, कितना के ये मेरा अंदर है, तो वो चीज़। तो दिस इज योर करेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। वो चीज़ होता है जिससे मेरा Kn निकलता है, नड्सन नंबर निकलता है, जो मेरा बताता है कि मेरा कंटिन्यूम जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड है या नहीं है, मतलब गैप कितना है। राइट, तो ये चीज़ हो गया, समझ आया कि नहीं। यानी कि मीन फ्री पाथ जब मेरा ज़्यादा होगा तो गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैटर कंटिन्यूअस नहीं है ना। मेरा बात समझ आया कि नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस वैलिड नहीं है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे Kn जो है ना, Kn मेरा क्या है, ज़्यादा है। Kn ज़्यादा मतलब क्या है, जो मीन फ्री पाथ है वो मेरा ज़्यादा है। तो अगर मेरा मीन फ्री पाथ ज़्यादा है, इसका मतलब गैप ज़्यादा है। अगर गैप ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि मैटर आपस में नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या बोलता है कि कंटिन्यूम कंटिन्यूअस मैटर, तो बोल रहा कि कंटिन्यूअस मैटर यहाँ पे नहीं है, ये दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो वैलिड तो नहीं हुआ ना, ऑटोमेटिक वैलिड खत्म हो गया, क्योंकि गैप दूर दूर है। ये देखो इतना गैप है, इतना गैप है, जबकि कंटिन्यूम ही बोल रहा कि कंटिन्यूअस मैटर, तो यहाँ पे कहाँ से वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा। लेकिन अगर मेरा Kn का वैल्यू जो है 0.01 से कम है, यानी कि मीन जो फ्री पाथ है वो कम है, गैप कम है, गैप कम है, यानी कि आपस में मैटर जो सटा सटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मेरा वैलिड है। दैट्स इट, इतना ही आपसे यहाँ पे कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अब बात करते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, हम लोग देख ही लिए। यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है, जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट ये मेरा जो आपका मेजरेबल क्वांटिटी होता है ना, और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है, दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप को स्टेबल करता है। क्या करता है, रिलेशनशिप बैठाता है, रिलेशनशिप को बैठाता है। जैसे कि देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा, आप लोग मजाक मत समझना। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक होता है, लेकिन जैसे एक बच्चा आ जाता है ना, तो देखोगे बच्चा आ जाता है तो आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि उस बच्चे के चलते ना बच्चा जुड़ा जाता है। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे डाइवोर्स वगैरह हो जाता है, मम्मी पापा अलग हो जाते हैं, फिर भी उस बच्चे के चलते वो कभी भी ना अलग पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। तो डाइवोर्स हो गया, अलग अलग कनेक्टेड हो गया, कहीं और रह रहा, लेकिन अगर बच्चा उन दोनों के बीच में है ना, तो आना ही पड़ेगा साथ में उन दोनों को, क्योंकि वो बच्चा उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, समझाने के बस मैं आपको इजी एग्जांपल में वो सोचता हूँ जो आपके लाइफ में घटा हो, आप देखते हो रियल लाइफ में, ताकि आप उसको फील कर पाओ। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ ये बोल रहा है कि इट्स हेल्प, जो मेरा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, कैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी करता, क्योंकि मैंने हम लोग बता दिया माइक्रोस्कोपिक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो ना ये हेल्प करता है मेरा स्टेबलाइज करने में रिलेशनशिप बिटवीन दी मेजरेबल क्वांटिटी एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। पहले बात करते हैं कि मेजरेबल क्वांटिटी होता क्या। मेजरेबल जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू। जैसे बात करेंगे टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का हम लोग डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको बुखार हो जाता है, तो थर्मोमीटर डालते हैं ना, डिग्री सेल्सियस में भाई 101 है, 102 है, आपको बुखार है, तो मैंने यहाँ क्या क्या करा, डिग्री सेल्सियस में डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग उसको मेजर किए, किसको, टेम्परेचर को, थ्रू दी एक डिवाइस, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटी है। जैसे बात करें प्रेशर का, तो बार में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बार इतना 10 बार, 15 बार, 150 बार, 108 बार, 112 बार, जो बार क्या उसका यूनिट होता है।
उसके हम लोग यूज़ करते हैं बैरोमीटर वगैरह का, गेज मीटर का, जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। तो वो भी डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग मेजर करें, यानी कि मेजरेबल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को भी सिंपली हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, काइनेटिक एनर्जी, दीज आर नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर जी मेजर तो हम लोग करते ही हैं, मेजर तो हम लोग यहां पे करते ही हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे बोलता हूं एंथैल्पी तो क्या आता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो आपका एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये चीज समझ आया कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर ये क्या आप घुमा के बोल रहे हैं, एक को मेजर कर सकते हैं दूसरा को मेजर नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्या अंतर है? माय डियर स्टूडेंट, इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट। यहां कोई डिवाइस नहीं मिलेगा कि एक डिवाइस लगाया और मुझे पता चल गया कि इतना है उसके अंदर एंथैल्पी है, नहीं, आपको ये जो है ना मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एंथैल्पी होता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी, U प्लस पी वी। अब एक चीज मैंने ये चीज बताया कि इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, क्यों? क्योंकि इसका कोई डिवाइस मुझे नहीं मिलता है। आप क्या कोई ऐसा डिवाइस सुने हो जिससे एंथैल्पी में किसी सिस्टम के अंदर लगाएं, कोई ऐसा मीटर है या कोई डिवाइस है, लगाएं मुझे एंथैल्पी पता चल गया, कोई चीज लगा एंट्रोपी पता चल गया, कोई चीज लगा काइनेटिक एनर्जी पता चल गया? नहीं, ये मेरा डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन इन सब में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में डिवाइस मिलता है जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये समझ आया? अब बात करते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बैठता है। तो आप पहला ही एग्जांपल देखो, आपको एंथैल्पी पता है H इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। अगर आप ध्यान दोगे तो U मेरा होता क्या? इंटरनल एनर्जी। क्या होता है मेरा? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और P क्या होता है मेरा? प्रेशर होता है। V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो ध्यान दो, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये सबका सब जो है ना वो मेरा कैसा होता है? मेजरेबल क्वांटिटी होता है। अभी जैसे बात किए थे ना, ये देखो प्रेशर यहाँ पे है, ये देखो वॉल्यूम यहाँ पे है, इंटरनल एनर्जी भी मेरा मेजरेबल क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर मैं एंथैल्पी का बात करूंगा, जो आपका एंथैल्पी है H, ठीक है, एंथैल्पी है, ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। ये क्या है मेरा? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। ये मेरा नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, और ये सब का सब जो है मेरा मेजरेबल क्वांटिटी है। तो क्या यहां पे आपको दिखाई नहीं दिया कि हम लोग यहां पे H इक्वल टू यू प्लस पी वी किए? मतलब यहां से मेजरेबल क्वांटिटी से और नॉन मेजरेबल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बैठ रहा है ना, स्टेबल कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेशन बैठा कर रख रहा है। समझ आया? तो यही बोल रहा है कि इट्स हेल्प्स टू स्टेबल या फिर स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दी मेजरेबल क्वांटिटी एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। यानी कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से मेजरेबल और नॉन मेजरेबल के बीच में रिलेशनशिप को हम लोग स्टेबल करते हैं, जिसे आप समझ गए होंगे H इक्वल टू यूपीवी से। समझ आया? चलिए, इतना चीज आई होप सो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसका भी ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का काफ़ी ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, इसीलिए कोर्स वर्क के लिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का काफ़ी ज़्यादा यूज किया था। तो हम लोग इस अप्रोच से हम लोग थर्मोडायनामिक्स को पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ तो हम लोग आप लोग क्लियर करेंगे ही। एक सेकंड, इतना तो कराने देते हैं। चलिए, इतना समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। अब हम लोग क्या समझे भाई? इससे पहले अब थोड़ा सा मैं रिकेप चलता हूँ कि अभी हम लोग क्या क्या समझ लिए हैं, ठीक है, तब जाके इसको स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे यूनिवर्स के बारे में ना, पीछे से आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात की यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स क्या था, फिर यूनिवर्स सराउंडिंग, यूनिवर्स के बाद सराउंडिंग आ गया, उसके बाद क्या आ गया मेरा? सराउंडिंग आ जाता था। सराउंडिंग को बाउंड्री अलग करता था सिस्टम से, तो उसके पहले फिर बाउंड्री आ गया, बाउंड्री आ गया, और बाउंड्री के बाद आ गया मेरा सिस्टम। मतलब सिस्टम, फिर बाउंड्री, फिर सराउंडिंग, फिर यूनिवर्स, मतलब पीछे से आ रहे हैं। यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिए, सराउंडिंग के बारे में पढ़ लिए, बाउंड्री, टाइप ऑफ बाउंड्री के बारे में हर चीज़ पढ़ लिए। बाउंड्री कैसा होता है, रियल होता है, इमेजिनरी होता है, फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है। सिस्टम पढ़ लिए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितना तरह का होता है, टाइप ऑफ सिस्टम की बात की, आइसोलेटेड, क्लोज, ओपन, सब के बारे में, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर अब बात करते हैं, मतलब सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो कौन सा स्टेट में रहता है, एनर्जी जब ट्रांसफर होता है, एनर्जी इन आउट होता है तो उसका क्या चेंज होता है, उसका बिहेवियर में क्या चेंज होता है, उन सभी का एनालिसिस करेंगे। यानी अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम के प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब हम लोग सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ओके, नाउ
तो अगर मैं बात करता हूं कि सिस्टम का प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या होता है, सिस्टम देखो एक तरह से अगर कहा जाए तो सिस्टम कोई ना कोई एक अवस्था में रहता है, और जब मेरा कोई अवस्था में रहता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस एक अवस्था है, और उस अवस्था में उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि अभी इसका नेचर कैसा है, और जब इसमें एनर्जी वगैरह देते हैं, ठीक है, तो क्या चेंज होता है। तो बेसिकली मेरा प्रॉपर्टी एक पैरामीटर है जो ये शो करता है कि मेरा कोई भी सिस्टम किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। क्या मेरा पैरामीटर है कि कोई स्टेट में कौन सा है, ये मेरा सिस्टम पहली बात बताता है। सिस्टम का प्रॉपर्टी, मान लो कोई एक सिस्टम है तो या तो वो लिक्विड में होगा, मान लो आप पानी के बारे में स्टडी कर रहे हो या फ्लूइड के बारे में स्टडी कर रहे हो, फिर कोई सॉलिड कोई चीज़ है उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक स्टेट में है ना, सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैस में, या फिर प्लाज्मा में है, या फिर बहुत सारे स्टेट में। फोर्थ और फिफ्थ जो फेज होता है आप लोग को पता होना है। थर्ड फेज जनरली हम लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन आपका फोर्थ क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है। फिफ्थ कौन सा, बॉस आइंस्टीन होता है। तो किसी भी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहले तो उसका स्टेट बताता है, वो चीज़ सिस्टम स्टेट बताता। सेकंड, इट हैज ए डेफिनिट वैल्यू व्हेन सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट। जब कोई मेरा पर्टिकुलर स्टेट में रहता है तो मेरा डेफिनिट वैल्यू भी बताता है कि मेरा कुछ वैल्यू है, उसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मेरे पास ना, हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है जो ये शो करता है कि मेरा सिस्टम का अवस्था क्या है, तो उसके बारे में जान लो। जैसे कि बहुत सारा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, जैसे आपका हो जाता है यहाँ पे, क्या कहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे आपका हो गया टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, एक सेकंड यहाँ लिखते हैं, डायनामिक प्रॉपर्टीज, इतने ही लिखते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, जो मेरा शो करता है कि मेरा जो कोई भी सिस्टम वो किस स्टेट में है। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी मेरा ये बताता है, तो वो जानो। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जैसे कि मेरा बताता कौन कौन सा, ये जानो। जैसे कि आपका हो गया क्या क्या, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। फिर अगर बात करेंगे हम लोग प्रेशर, फिर बात करेंगे हम लोग डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे मास का, फिर बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम का, फिर बात करेंगे हम लोग एंथैल्पी का, फिर बात करेंगे हम लोग एंट्रोपी का। एंट्रोपी हो गया, एक सेकंड यहाँ नीचे लिख देते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी हो गया। और बताइए इंटरनल एनर्जी, ये मैंने क्यों लिखा एनर्जी, ये सभी क्या बताता है, ये सब का सब, जो कि सब का सब मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, ये मेरा बताता है कि कोई भी सिस्टम का स्टेट क्या है। टेम्परेचर से पता कर सकते हैं ना भाई, टेम्परेचर मान लो हम लोग ज़्यादा कर दिए तो वो मेरा गैस बन गया, और थोड़ा कम किया तो लिक्विड हो गया, और कम कर दिया तो सॉलिड हो गया। तो देखो टेम्परेचर जो मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है वो बताया मेरा सिस्टम किस स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है। सिमिलरली प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं, डेंसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सब का सब मेरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो मेरा बताता है कि कोई भी सिस्टम किस स्टेट में है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये देखें कि भाई कोई भी जिस स्टेट में रहता है ना, तो मेरा एक वैल्यू बताता है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है। आगे, इट हैज़ टू कंपेयर वन सिस्टम और वन स्टेट टू अनदर सिस्टम और अनदर स्टेट। मतलब कोई भी सिस्टम जो होता है उसका प्रॉपर्टी ये मेरा कंपेयर करता है। मान लो कोई ये मेरा सॉलिड में, एक मेरा लिक्विड में, तो कंपेयर तो कर रहा है कि ये सॉलिड है लिक्विड है, तो स्टेट में ही रहता तभी जाकर पता कर सकते हैं। तो हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि एक सिस्टम जो है ना वो दूसरे सिस्टम के साथ, अनदर सिस्टम के साथ, वो मेरा अंतर क्या है, ठीक है। फिर आगे, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डिफाइन ए पॉइंट स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन अ पॉइंट, दैट्स वाई इट इज ए नोन एज पॉइंट फंक्शन। सिंपल अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं बोल सकता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी एक पॉइंट डिफाइन करता है। एक क्या करता है, पॉइंट में डिफाइन होता है, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अब बोलेंगे सर ये समझ नहीं आया, इसीलिए मैं यहाँ पे ग्राफ लाया हूँ। ग्राफ जब देखेगा ना तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम लिया हूँ, क्या लिया हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। यहाँ मैंने पीवी डायग्राम लिया है, और पीवी डायग्राम लिया है, ये आपका पहला पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने लिया है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो पहला पॉइंट है ना उसमें मेरा प्रेशर P1 है, P1 मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं टफ है ना, तो 50 बार है। प्रेशर को बार से मेजरमेंट करते, चलो बार ले लिए, 50 बार है। और सेकंड पॉइंट जब आ गया तो इसमें P2 है, P2 मान लेते हैं यहाँ पे 10 बार है,
कितना बार है? 10 बार है। अच्छा ठीक है। अब मैं 1 से लेकर 2 पॉइंट तक जो आ रहा हूँ, अलग अलग रास्ते के थ्रू, अलग अलग पाथ के थ्रू आ रहा हूँ। तो मैंने पहले ए पाथ के थ्रू आया, ए पाथ के थ्रू आया। देखो पाथ में देखो इसे वेरी कर रहा, वेरी कर रहा, वेरी कर रहा, मतलब धीरे धीरे वॉल्यूम घट रहा, घट रहा, घट रहा, प्रेशर भी घट रहा, प्रेशर भी घट रहा, लेकिन बी तक पहुंच गए। लेकिन एक चीज बताओ, हम लोग ए पाथ से अब दूसरा पाथ से गए, जैसे मान लो बी पाथ से हम लोग गए, यह काम किए, पूरा घूम घूम के मेरा मन किया, घूम घूम के ऐसे 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 करके फिर से, लेकिन आ रहे हैं कहाँ? सेकंड पॉइंट पे ही। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किए, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट किए। तो देखो पहला पॉइंट में मेरा था 50 बार और सेकंड पॉइंट में मेरा था 10 बार। लेकिन अगर हम लोग ए पाथ से आए या बी पाथ से आए या सी पाथ से आए, क्या यहाँ पे मेरा प्रेशर घटा बढ़ा? नहीं। अगर ए पाथ से आए फिर भी मेरा बी पॉइंट पे 10 ही बार था। अगर बी पाथ से आए फिर भी मेरा बी पॉइंट पे 10 ही बार था। अगर सी पाथ से आए फिर भी मेरा क्या है? 10 ही बार है। उसी तरह अगर हम लोग जाएंगे, रिटर्न जाएंगे, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट की ओर जाएंगे, हम लोग मान लो इस तरह सी हो गया ना, ये डी के थ्रू जा रहे हैं, या हम लोग इस तरह से होते होते मेरा जा रहा है ई के थ्रू जा रहे हैं। फिर भी जब मेरा पॉइंट ए में पहुंचेंगे, मतलब पॉइंट 1 में पहुंचेंगे, वो 85 बार रहेगा। आप किसी भी पाथ से आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डीपी निकालो, चेंज इन प्रेशर निकालो, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा? हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा पॉइंट पे डिपेंड करा। कौन कौन सा पॉइंट पे? जहां हम लोग स्टार्ट किए थे और जहां हम लोग खत्म किए, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो हम लोग स्टार्ट किए थे, मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था? ये मेरा इनिशियल था, और फाइनल मेरा क्या था? ये मेरा फाइनल पॉइंट था। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट मेरा सेकंड था, यानी कि लिख सकते हैं कि P होगा ना, P2 माइनस P1, यानी कि 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ पे 40 का देखने को मिला, चेंज इन प्रेशर 40 बार का देखने को मिला। हम लोग यहाँ पे देखो डायरेक्ट पॉइंट लिखे, फाइनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ये फाइनल माइनस हम लोग इनिशियल किए, क्यों किए? क्योंकि पॉइंट पे डिपेंड कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखें ना, किसी भी पाथ से जाएंगे, जो मेरा पहला पॉइंट में जितना प्रेशर है वही रह रहा है, सेकंड पॉइंट जितना प्रेशर है वही रह रहा है, यहाँ पे चेंज कर नहीं रहा है। इसीलिए जो भी मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होता है ना, वो डिफाइन करता है पॉइंट को, यानी कौन स्टेट में है, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ स्टेट में। अब अभी 50 बार में वो लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में, डिपेंड करता है कौन सा मेटेरियल कहाँ पे है। समझ आए? तो ये किसी भी स्टेट में है ना, वो मेरा पॉइंट को डिफाइन करता है। इट मीन्स ये मेरा पॉइंट फंक्शन कहलाता है। और जब भी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है, उसको हम लोग काफी अच्छी तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डी लिख के चले हैं, इसीलिए ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आपका डिफरेंशियल। क्यों? क्योंकि ये मेरा एग्जैक्ट चेंज को बताता है, क्योंकि ये मेरा फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और अगर चेंज लिखा जाए तो चेंज को हम लोग डी से लिखते हैं, और अगर चेंज इन प्रेशर, जैसे चेंज इन प्रेशर है तो डीपी लिख देंगे। चेंज को हम लोग डी से, मान लो चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे तो डीपी लिख देंगे, dt लिख देंगे। चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे तो dv लिख देंगे। चेंज इन प्रेशर लिखेंगे तो dv लिख देंगे, मतलब dp लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये सब का सब मेरा प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का। क्यों? क्योंकि मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी बात से आओ जाओ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए डी से लिखते, याद रखना। अगर डेल से लिखते हैं तो डेल आपको याद होगा ना, जब भी हम लोग फर्स्ट लॉ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे हम लोग डी यू भी लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी भी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है, क्योंकि वो मेरा प्रॉपर्टी होता है। जो भी प्रॉपर्टी होगा वो मेरा पॉइंट फंक्शन होगा, वो मेरा स्टेट पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक को हम लोग डी यू को ही यहाँ पे डी लिख के चलें, बाकी को डेल डेल लिख के चलें। वर्क को भी यहाँ पे जो मेरा वर्क है उसको भी डेल लिखे हैं, और मेरा जो हीट है यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? हीट को भी डेल लिख के चले। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि ये दोनों का दोनों जब मेरा पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन, क्योंकि मेरा पाथ पे डिपेंड कर रहा है, किस पाथ के थ्रू आ रहा है, मेरा हीट कितना इंटर किया, कितना गया, वो मेरा डिपेंड करता है। लेकिन डी जो होता है ये हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि डी यू इक्वल टू U2 माइनस U1, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी होता है और प्रॉपर्टी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे डेल क्यू को भाई Q2 माइनस Q1 लिख सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। ना ही हम लोग वर्क को हम लोग ये भी नहीं लिख सकते हैं कि W2 माइनस W1, इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी पहली बात तो नहीं है, और प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो मेरा पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों का दोनों मेरा पॉइंट फंक्शन नहीं है, पॉइंट फंक्शन नहीं, क्योंकि ये मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये मेरा पाथ पे डिपेंड करता है। ये चीज क्लियर? इसलिए इसको डेल से लिखा जाता है, यानी कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल कहा गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसको कर सकते हैं, इसलिए डी से लिखा गया। और जो मेरा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा उसको डेल से लिखेंगे, ये मेरा हो जाता है इन एग्जैक्ट। ये क्या हो जाएगा? मेरा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है,
डिफरेंशियल हो जाएगा, डेल। इसलिए हम लोग वर्क को, हीट को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के चलते उसको डेल लिख के चलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया होगा? आई होप सो। ये जो मैंने आप लोग को बताया ये चीज़ क्लियर आप लोग को हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं थोड़ा इरेज करता हूँ एंड हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे और कुछ चीज़ें हैं, देन हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म हो जाता है। तो डोंट वरी, अब बहुत ज़्यादा क्लास हम लोग के बीच में बचा हुआ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं अभी और कुछ चीज़ें, ऐसा बात नहीं कि क्लास अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये सबको पहली बात तो हटाने दीजिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? तो मेरा टारगेट ही ये है ना कि आपको खखोल के जितना भी आपका टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, जितना भी सिलेबस में दिया गया है, सबको खखोल के आपको बताया जाए। इतना बताया जाए ना तो चाहे कितनों भी टफ एग्जाम क्यों ना हो, आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हो, इतना मुझे बताना है ना। इसके अलावा इंटरव्यू रहे, स्किल टेस्ट रहे, उन सभी में आप अच्छा परफॉर्म करो। इसीलिए बाकी चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ इजी एग्जाम्पल के थ्रू से। जो मैं एग्जाम्पल खाली बता रहा हूँ वो भी आप अगर बताइएगा ना तो कोई भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि नंबर आपका काटेगा। ठीक है, चलो यहाँ से अब देखो मिट गया ना, बैक जा नहीं रहा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका नोट्स है ना ये सभी चीज़, यही प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, जो मैं खुद से अपने से लिख के बनाया हूँ, या कोई मैं टेक्स्ट बुक वगैरह को या फिर पीपीटी नहीं क्रिएट कराता, खुद से बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जो मिले वो सही मिले, एक्यूरेट मिले। चलिए ये सभी P1 वगैरह को हटा देते क्योंकि ये सभी का कोई मैटर नहीं होता है। 50 बार, ये 60 बार, 10 कितनों भी लिख सकते हो। मैं तो बस एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ये सभी चीज़ों का मैंने यूज़ करा था। मेन यहाँ पे ग्राफ है तो मुझे ग्राफ को जो है फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो है ये खराब हो गया। ठीक है, समझाने के लिए ये चीज़ को मुझे फिर से यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुरंत अभी बना देता हूँ। ये मेरा पहला था इस जगह पे और ऐसे करके गया था, ऐसे करके ये मेरा पहला पॉइंट था और ये मेरा दूसरा पॉइंट था और ये मेरा पाथ के थ्रू, ए पाथ के थ्रू पहले गया और फिर ये मेरा बी पाथ के थ्रू गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा P1 प्रेशर था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सेकंड ये नीचे थोड़ा आना चाहिए था, कोई बात नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, और यहाँ पे मेरा, ठीक है, ये मेरा P2 प्रेशर यहाँ पे आएगा। जब सेकंड पॉइंट पे आएगा अलग अलग पाथ से, कोई भी पाथ से है, कोई फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। और ये मेरा C है जो कि C पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है, C आ रहा है। चलिए बन गया यहाँ पे, ये चीज़ मेरा यहाँ पे फिगर था और इसको हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। चेंज को हम लोग D से लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है दैट थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मैंने आप लोगों को बताया पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। फिर आगे कहा गया थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, यानी कि चेंज इन प्रेशर देखेंगे 1 से लेकर 2 तक। ये 1 2 जो इंटीग्रेशन कहा गया ये दिखा रहा है कि 1 से स्टार्ट किए 2 तक जा रहे हैं, यानी कि P2 माइनस P1। फाइनल माइनस इनिशियल लेके चलते हैं, फाइनल कहाँ तक गए, लास्ट, तो P2 तक गए, तो P2 माइनस P1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप एक चीज़ से समझ गए कि ये मेरा प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये मेरा पॉइंट फंक्शन किस तरह शो कर सकते हैं, P2 माइनस P1। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा dp dt dv du, वो मेरा पॉइंट फंक्शन है, यानी कि प्रॉपर्टी है सिस्टम का। सेकेंड, कभी कभी आपको ये भी रहेगा, इस तरह का आपको इक्वेशन देखने को मिलेगा, तो ये भी मेरा ये शो करता है कि वो मेरा क्या है, मेरा पॉइंट फंक्शन है। यानी कि क्या आपको देखने को मिलेगा dp इक्वल टू m dx प्लस n dy। तो अगर इस तरह इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखा जा रहा है इस तरह का, प्रॉपर्टी कोई इस फॉर्म में लिख सकते हैं, याद रखना, प्रॉपर्टी या पॉइंट फंक्शन कोई इस फॉर्म या इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो मेरा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो पाथ फंक्शन जैसे हीट एंड वर्क को इस फॉर्म में कभी भी लिख नहीं सकते, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जांपल समझाते हैं। मान लो आपको बोलेगा कि डी, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये रहेगा कि पीडीवी, एक सेकंड मैं क्वेश्चन आप लोग को बता के समझाता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए पीडीवी प्लस वीडीपी है, ये मेरा पॉइंट फंक्शन है या नहीं है। फिर बोलेगा फॉलोइंग इज पॉइंट फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और नॉट। आपको आंसर ABCD कुछ भी दे दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दे दिया गया ए नंबर में पीडीवी प्लस वीडीपी, बताइए मेरा पॉइंट फंक्शन है या नहीं, या फिर या तो पॉइंट फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है कि नहीं। तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होगा तो या तो डीपी या फिर dt के फॉर्म में होगा, तो या फिर dv है,
डीवी भी है लेकिन पी भी आगे में ना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। बोलेंगे सर जी यहाँ पे चेंज, ये तो चेंज नजर आ रहा है, डीपी चेंज आ रहा है, P2 माइनस P1 कर देंगे, डीवी भी आया लेकिन ओनली पी है, ओनली वी है, फिर क्या? तो बोलेंगे नहीं सर तब तो ये नहीं नजर आ रहा। लेकिन आप लोग मैंने और एक बताया था दो, क्या कि डीपी के फॉर्म अगर मेरा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में रहेगा, तो देखो पी को अगर मैं एम लेके चलूँ और डीवी को मैंने dx लेकर चलूं, प्लस फिर v को मैं n लेकर चलूं और dp को मैं dy लेकर चलूं, देखो v है ना ये अलग है, इसको x मान लिए, p को मैंने y मान लिया, तो m dx और n dy, तो क्या ये इस फॉर्म में लिखा गया? बिल्कुल लिखा गया। अगर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इस इक्वेशन में लिखा जा रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। ये क्या है? मेरा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है और मेरा क्या है? ये मेरा पॉइंट फंक्शन है। तो या तो ये मेरा पॉइंट फंक्शन है और मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में इसको लिख सके। समझ आया? तो इन दोनों का ध्यान रखना है, इन दोनों को हम लोग पॉइंट फंक्शन होगा तभी जाके लिख सकते हैं। समझ आए मेरी बात कि नहीं? चलिए ये चीज आप लोग का यहाँ पे हो गया। अच्छा और एक चीज आप बोलेंगे सर जी ये इक्वेशन आया कहाँ से? तो ये मैक्सवेल का जो रिलेशन होता है ना, उसी से ये बनता है। ये मैक्सवेल के रिलेशन से ही बनता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और मैक्सवेल का रिलेशन क्या कहता है वो भी जान लो, कहाँ से ये निकलता है वो बस जान लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लो। ये आता है जैसे डेल एम डिवाइड बाय हो जाता है मेरा डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल टू होता है डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। तो जो बच्चे को पता होगा मैक्सवेल रिलेशन और नहीं पता तो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से मेरा ये जो इक्वेशन मिलता है जो कि मेरा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को शो करता है या फिर पॉइंट फंक्शन को शो करता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बाद समझ पाओ कि नहीं, और अगर नहीं होगा ना तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे कहा गया फॉलोइंग क्वांटिटी या थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी और नॉट, मतलब आपसे पूछ रहा है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी या फिर पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे मैं और एक चीज को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, पॉइंट फंक्शन भी यहाँ लिख देता हूँ, और क्योंकि प्रॉपर्टी या फिर पॉइंट फंक्शन पूछेगा, ठीक है, पॉइंट फंक्शन और नॉट, मतलब पॉइंट फंक्शन है या नहीं या प्रॉपर्टी है या नहीं, ठीक है, फॉलोइंग क्वांटिटी ये पता करना। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं हम लोग किसका? फर्स्ट का, पीडीवी का। पीडीवी तो आपको देख के लगेगा सर जी डीवी है, चेंज इन वॉल्यूम है V2 माइनस V1, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे पी है ना, पी है, क्या पी का कोई पाथ यहाँ पे आ रहा है? पी कोई पाथ नहीं बन रहा है, कोई पाथ डिफाइन ही नहीं है, वो स्टार्ट है यानी कॉन्स्टेंट है प्रेशर। मेरा बात समझ आया कि एक जगह से स्टार्ट की, कहीं जाओ तो सही तब ना मुझे इनिशियल फाइनल पॉइंट मिलेगा, तो यानी कि ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। चलो ग्राफ से समझाते हैं। फर्स्ट का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आप लोग को, ठीक है, तो कैसा बनेगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए ए नंबर में यहाँ इस तरह करके सॉल्यूशन करता हूँ ना, पीडीवी। तो इसका मैं ग्राफ अगर देखूं तो मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर का एंड वॉल्यूम का ग्राफ ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? प्रेशर तो प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, डीवी। देखो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ से यहाँ गया ना, दिस इज योर डीवी, ये तो मेरा डीवी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे पी जो है ना वो मेरा कांस्टेंट दिखा रहा है, यानी कि प्रेशर का कोई पाथ डिफाइन नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इसको बोलूंगा कि ये पॉइंट फंक्शन है? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कि ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज किसी को क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लियर होना, क्योंकि ये अगर नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होगा आप लोग को समझना। मैं ये कह रहा, सिंपल ये कहा कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो है, ये मान लो V1 है, ये V2 है, ठीक है, तो V2 माइनस V1, डीवी तो वही बता रहा ना, ये डीवी को मैं बोल सकता हूँ कि भाई V2 माइनस V1, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर भी है और प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी कि प्रेशर का कोई पाथ डिफाइन नहीं है, बस एक ही पॉइंट पे आया। ये भी 2 पॉइंट में रहता है, यहाँ P1 और P2 रहता तब ना डिफाइन होता है, तो ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ दैट इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है मेरा? नॉट, ब्लैक से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये बोल सकता हूँ नॉट अ प्रॉपर्टी, एक शॉर्ट लिखते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ, यानी नॉट अ प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए बी नंबर बात करते हैं हम लोग। बी क्या कर रहा था यहाँ पे? पी डी वी प्लस वी डी पी। ये तो जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, जस्ट मैंने बताया था कि हम लोग एक दूसरा मैंने बताया था इक्वेशन के, कौन सा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इस फॉर्म में हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है? पॉइंट, मतलब आई मीन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, तो बोल सकते हैं यस इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो मैं बोल सकता हूं कि यस ये मेरा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ये मेरा है, ठीक है। ये फिर ये और तरीके से लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स
प्रॉपर्टी है, मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को ये मेरा शो करता है। ये क्या करता है मेरा एग्जैक्ट एक चीज़, हाँ इस चीज़ को हम लोग ये भी बोलेंगे ना कि ये मेरा क्या शो करता है, ये मेरा शो करता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को, ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल को शो करता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को ये मेरा शो करता है, या फिर ये बोल सकते हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल को चेक करने के लिए इस इक्वेशन का भी यूज करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल को चेक करने के लिए, टू चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, टू या बोल सकते हैं टू चेक एग्जैक्ट डिफरेंशियल वी यूज दिस इक्वेशन, वी यूज दिस इक्वेशन। और जैसे मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताएगा इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेरा होता पॉइंट फंक्शन, यहाँ मैंने बताया था, ठीक है, डीपी पी माइनस पी टू माइनस पी वन, राइट। तो ये चीज़ है, तो यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बता रहा कि ये मेरा क्या है, मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बता रहा है, डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। चलिए ठीक है, यानी अभी तक मुझे पता चला कि बी नंबर है, ये मेरा सही है। आगे ये मेरा नहीं है, एक मेरा नहीं था, सेकंड मेरा हो गया। अब हम लोग सी डी बात करते हैं। सी का देखो, सी का ना वी डी पी भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यू नो दैट कि वी डी पी फिर से मेरा डी पी जो है वो तो ठीक है, डी पी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। फिर से अगर ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ पे प्रेशर का वॉल्यूम का लेंगे तो चेंज यहाँ पे है, ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये मेरा वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना मेरे ये डीपी को शो कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम को नहीं कर रहा है। तो फिर से ये मेरा क्या हो गया, नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। और डी का बात करेंगे वर्क, यू नो दैट वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वो तो पॉइंट फंक्शन है ही नहीं, तो मेरा डी नंबर तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, जो डी नंबर यहाँ बोला गया वर्क, तो वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन। तो वी नो दैट यहाँ बोल सकते हैं हम लोग, वी नो दैट वर्क एंड हीट आर क्या होता है मेरा, पाथ फंक्शन होता है। सो क्या बोल सकते हैं, नॉट अ थर्मोडायनेमिक्स, नॉट अ, एक सेकंड इसको मैं इधर थोड़ा करके लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट, नॉट अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। एक सेकंड ना, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ से रिसर्च करके इधर कर लूँगा, ठीक है। तो वी नो दैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये मेरा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। सो ये मेरा क्या होगा, पॉइंट फंक्शन नहीं होगा, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, पाथ फंक्शन। सो नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बस यही लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, और दो चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को और दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। एक मेरा हो जाता है इंट्रिंसिक, एक मेरा दूसरा हो जाता है एक्सट्रिंसिक। बहुत ईजी चीज़ है, एक बारी में आप समझ जाओगे। क्या मैंने कहा, एक हो जाता है मेरा इंट्रिंसिक, एक मेरा हो जाता है एक्सट्रिंसिक। क्या होता है, देखो जब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंट्रिंसिक का, तो ये बोलता है दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब सिंपल समझो, ये आप लोग पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग में फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें डेराइव क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है। जैसे फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वो किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मास का भी जरूरत पड़ेगा, एक्सेलरेशन का भी जरूरत पड़ेगा, तब जाके मेरा फोर्स निकलेगा। तो ये मेरा क्या होगा, डेराइव क्वांटिटी होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। सिमिलरली
थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लोग प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है जो कि डिपेंड करता है किसी पे। तो अगर उसका मैं बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसका, इंट्रिंसिक के बारे में, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, जिसमें आपका देखो दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड या फिर डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, वही बात हो गया, डिफाइन इसको नहीं करता है, दूसरा प्रॉपर्टी इसको डिफाइन नहीं करेगा, मतलब खुद अकेले रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, करंट हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, ये सभी चीज। एंड अगर अच्छा यहाँ पे एक जो है जो आप लोग को डाउट बन सकता है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। सर जी यहाँ पे अगर मैं प्रेशर का बात करता हूं तो कभी कभी हम लोग जो प्रेशर लिखते हैं ना उसको रो जी एच से भी फाइंड आउट करते हैं। तो सर जी यहाँ पे रो पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, एच, यानी कि रो जी एच मिल के इसको डिफाइन कर रहा है। तो ये तो सर आना चाहिए मेरा एक्सट्रिंसिक में, आपने इंट्रिंसिक में क्यों रखा है? डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रेशर को मेजर तो डिवाइस से भी कर सकते हैं ना, बैरोमीटर वगैरह, गेज मीटर वगैरह से कर सकते हैं ना। ये क्या होता है ना, जब हम लोग हेड में कन्वर्ट करते हैं ना, हेड चेंज करते हैं, तब का हम लोग का यूज करते हैं ना बर्नौली थ्योरम में, तब जाके यूज होता है। नॉर्मली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक में रखा गया। तो इससे कंफ्यूजन मत होना कि रोजी एच हम लोग यूज करते हैं तो ये मेरा आना चाहिए, तो हम लोग इसमें भी डाल सकते हैं, इसको इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग नॉर्मली भी मेजर कर सकते हैं इसलिए इसको उसमें भी रखा गया है, उसमें ही रखा गया है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं जहाँ पे डिफिकल्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ एक्सट्रिंसिक का, तो ये ऐसा होता है आपका क्वांटिटी जो कि डिपेंड करता है, यानी कि ये डिफाइन करता है अलग क्वांटिटी में। दीज आर द डिपेंडेंट क्वांटिटी उस वैल्यू डिफाइंड बाय द अदर प्रॉपर्टीज, या फिर डिपेंड होता है अदर कोई इसको डिफाइन करता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का बात करें, काइनेटिक एनर्जी लिख लो हाफ एम बी स्क्वायर, क्या हो जाता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो वॉल्यूम पे, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये देखो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम है, तब जाके ये दोनों आएगा, यानी कि वॉल्यूम कितना रहेगा, मास कितना रहेगा, वो डिफाइन करेगा कि मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना है। समझ, किसी अपने पे डिपेंड नहीं हुआ, किसी और पे डिपेंड रहा, तो मेरा क्या हो जाता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा हो जाता है। उसी तरह एंथैल्पी आ गया, एंट्रोपी आ गया, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सेंट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया मेरा इंट्रिंसिक और एक्सटेंट्रिक। चलिए आगे बढ़ा जाइए। फिर और मेरा एक आ जाता है क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी का, जिसमें एक आ जाता है मेरा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100%, 200%, ठीक है, ये VVVI में बोल देता हूं, ये 200% है कि यहां से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, हर एक साल पूछा जाता है, एक नहीं कभी 2-3 भी पूछ देगा, मतलब पूछा जाना एकदम पक्का श्योर शॉर्ट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, नॉट इवन दिस एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होता समझना, पहले हम लोग बात करते हैं क्या, इंटेंसिव का, फिर बात करें हम लोग एक्सटेंसिव का। तो जब बात करेंगे ना इंटेंसिव, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम जो भी रहेगा वो मेरा डिपेंड करता है मास पे। प्रॉपर्टी विच इंडिपेंड इंडिपेंड, याद रखना, इंटेंसिव से इंडिपेंड, IN इंडिपेंड, समझ रहा ना, इंटेंसिव से पकड़ना, यहाँ बोला ना इन से इंडिपेंड, यहाँ से पकड़ना, इंटेंसिव यानी इंडिपेंड ऑफ द मास, जो मास पे या साइज पे डिपेंड नहीं करता, साइज बड़ा रहे छोटा रहे, मास छोटा रहे बड़ा रहे, ये कभी भी वेरी नहीं करता है, इंडिपेंड होता है, डिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंड नहीं करता है कि मास बड़ा हो जाएगा तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, मास छोटा हो जाएगा तो मेरा वैल्यू छोटा होगा, या फिर साइज, कभी मास बोल के साइज भी बोलेगा, मास और साइज, तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करता, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी को तो क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मास को चेंज करता हूँ, वॉल्यूम को चेंज करता हूँ, साइज को चेंज करता हूँ। मास जितना भी, मान लो मास आपका है 100, तो उसको 50 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, वॉल्यूम को भी हाफ। तो यहाँ पे अगर मैं मास को हाफ कर दिया एंड वॉल्यूम को भी मैंने हाफ कर दिया, तो क्या होगा, कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, हाफ हाफ कट जाएगा, घुमा फिरा के मास वन वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या ये मास पे मेरा डिपेंड किया, नहीं मेरा डिपेंड किया ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हाफ करेंगे, दोनों हाफ करेंगे, यानी यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं। अगर मैं टेम्परेचर का बात करता हूँ तो क्या मेरा टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है, मास को अगर हाफ कर देते हैं तो नहीं भाई। देखो एक मॉलिक्यूल का जितना टेम्परेचर है ना, वो पूरा का सब्सटेंस का। अब ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप चाय बनाते हो ना, या चाय ही समझ लो, चाय गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं। अब एक बूंद का, आपने एक बूंद लिया, वो कितना गर्म है, कितना डिग्री सेल्सियस है, उसको आप पता करना।
और पूरा का पूरा थर्मामीटर डाल दो पूरा बाल्टी में जो गर्म पानी है, वो भाई एक बूंद रहे या फिर पूरा बाल्टी रहे उतना ही गर्म रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आप एक बूंद को उठाओगे तो आपको कम ठंडा लगेगा, है ना, एक कम गर्म है या ठंडा हो गया और पूरा का छोका। अलग बात है कि एक बूंद को उठा के रखोगे तो कुछ देर के बाद हवा लग रहा कम वॉल्यूम है इसलिए ठंडा हो गया। अदरवाइज अगर कुछ भी सराउंडिंग को आप आइसोलेट लेके चलोगे तो वो एक बूंद जितना गर्म रहेगा ना, जितना टेम्परेचर होगा वो पूरा का पूरा समुद्र को भी गर्म करोगे तो वही वहीं से उठाओगे। तो मेरा बात समझे। फिर कहीं ठंडा है तो ठंडा जगह में चल गए तो जितना एक बूंद आपको ठंडा लगेगा ना वो उतना लगेगा। तो यहाँ पे भी कोई डिपेंड करता नहीं है, समझिए। जैसे मिठास का डेंसिटी होता है ना, मास और वॉल्यूम, मतलब एक कुछ वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे मास मान लो शुगर चीनी और वॉल्यूम मान लो आपका पानी, तो पानी में या फिर दूध में, दूध वॉल्यूम मान लो तो वॉल्यूम में आपने कुछ चीनी डाला। अब मान लो आपको चेक करना, तो एक आप हम लोग क्या करते हैं जब चाय बनाते हैं तो चेक करते हैं मिठास कितना हुआ है, तो आपने एक चम्मच लिया, एक चम्मच लेके आप लोग चेक करो कितना मिठास हो, यानी कि उस वॉल्यूम में कितना मास है। अब आप लोग एक चम्मच ना लेके पूरा का पूरा ग्लास पियोगे तो एक चम्मच से मुझे पता चलता है कितना मिठास है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक चम्मच लोगे तो मिठास कम लगेगा और पूरा का पूरा आप एक कप पियोगे या फिर कोई ग्लास से पियोगे तो आपको ज़्यादा मिठास लगेगा। नहीं, वो एक बूंद रहे, एक कप रहे या एक चम्मच रहे, सॉरी, कोई भी चीज़ रहे उसका जो वैल्यू होगा चेंज नहीं होने वाला। यानी कि ये जो है मेरा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एक बूंद है या 10 बूंद है या फिर एक कप है। मास पे डिपेंड किया, साइज पे डिपेंड किया नहीं किया। उसी तरह प्रेशर का बात करेंगे, किसी रूम का प्रेशर जितना है, जैसे प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यहीं से समझो। कोई रूम का जितना प्रेशर आपको मान लो ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए प्रेशर घटने लगता है ना, एवरेस्ट में कोई चढ़ता है तो क्या होता है प्रेशर घटने लगता है। तो ऐसा तो थोड़ा ना होगा कि आप कहीं दूर चल जाओगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एक दीवार लग दोगे कि भाई इतना बड़ा है जगह तो मैं दीवार खड़ा कर दूंगा 4 गो तो प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रेशर जितना का जितना ही रहेगा। और अगर आप ऐसे समझोगे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, तो मान लेते हैं कोई एरिया पे आपका फोर्स लग रहा है, ये कुछ मेरा एरिया है और उस एरिया में मेरा फोर्स लग रहा है। तो अगर मान लो एक मोलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है तो एक मोलिकुलर एरिया पे भी लगेगा। अगर मान लो यहाँ पे 100 मोलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है तो 100 मोलिकुलर एरिया पे भी लगेगा। तो ये अगर 100 होगा तो 100 एरिया पे भी तो लगेगा ना, कम लगेगा फोर्स। मान लो एक उंगली से दबाएंगे तो एक ही जगह एक ही एरिया मुझे मिलेगा ना दबाने का। अगर 4 उंगली से दबाएंगे तो 4 जगह मिलेगा। तो जैसे जैसे मेरा फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे कट के मेरा चेंज होता नहीं है। तो ये हो गया मेरा कितना, ये सभी का सभी जो एग्जाम्पल है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंड ऑफ मास या फिर इंडिपेंड ऑफ साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब जो कि डिपेंड करता है मास पे। अगर मास वेरी करेगा तो मेरा उसका जो सिस्टम का प्रॉपर्टी है वो भी वेरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मास, अब भाई खुद ही मास है ना, बोल ही रहा है डिपेंड ऑन मास, तो मास पे तो डिपेंड कर ही रहा। 1 kg अब 2 kg हो गया, 2 kg हो गया ना, भारी तो हो गया ना, चेंज हो गया। वॉल्यूम का भी बात करेंगे तो वॉल्यूम भी अगर मैं बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम घटा दूंगा तो घट जाएगा वॉल्यूम। 1 लीटर था ½ लीटर हो गया, वो चेंज हो गया तुरंत ही। एनर्जी का बात करेंगे तो एनर्जी भी, जैसे एनर्जी मान लो कोई भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल कुछ भी ले लो, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, उसको मैं हाफ करा तो हाफ हो गया, एनर्जी हाफ हो गया, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, ½ mv² अगर लेते हैं, ½ mv² लेते हैं तो इसको हाफ मैंने करा तो देखो 1/2 था ना, इंटू करा तो 1/4 mv² हो गया, तो देखो कम हो गया ना। तो ये मेरा मास पे डिपेंड करता है। तो ये सबका सब जो होता है मेरा किस पे डिपेंड करता है, मास, जिसमें आपका जितनी तरह का यहाँ पे देख सकते हो, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, सभी तरह का जो एनर्जी होता है ना, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल एनर्जी। तो यहाँ लिख सकते हो ऑल एनर्जी आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं ना तो हम लोग यूनिट मास लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? यूनिट मास लेके चलते हैं, मतलब यानी कि मास को हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मास जो है, मास के चलते उसका प्रॉपर्टी में चेंज आए। हम लोग क्या नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मास बदल जाए जिसके चलते उसका क्वांटिटी में कोई चेंज आए, इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट या फिर यूनिट लेके चलते हैं। किसको यूनिट लेके चलते हैं? मास को। बट यहाँ पे मेरा ये तो सही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा स्टडी के लिए, थर्मोडायनामिक्स स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सबका सब मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है। क्योंकि देखो मेरी बात, हम लोग लाखों में से कुछ का स्टडी करते हैं, तो अगर कुछ का स्टडी करेंगे और पता चला लाखों ले लिए, तो लाखों जैसे बढ़ते जाएगा तो स्टडी जो हम लोग एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रिजल्ट मिलेगा तो वेरी कर जाएगा, क्योंकि मास डिपेंड है ना, मास जैसे बढ़ते जाएगा वेरी उसका प्रॉपर्टी भी वेरी कर जाएगा। तो क्या सही रिजल्ट मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमेशा हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लेके चले,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेके चले। लेकिन अब हम लोग करेंगे भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी तो कुछ है। अब मास, वॉल्यूम, एनर्जी, इन सब का क्या किया जाए, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव इन लोग को बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, इस सभी के अंदर मास छुपा हुआ है। मैंने क्या कहा, डिपेंडेंट ऑन मास, मतलब इसके ऊपर मास है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो मैं मास कट जाएगा। मेरा बात समझ आएगा। देखो कुछ भी चीज है, मान लो ए डिवाइड बाई बी है, तो मैं क्या करता हूं, ए के अंदर ना मास छुपा हुआ है, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एक्सटेंसिव का, मास छुपा है। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं मास से, तो मास खत्म हो गया, तो ये क्या बन गया, मास खत्म जैसे हुआ तो मेरा एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाएगा। तो वही यहां पे करते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सभी का सभी जो आपका प्रॉपर्टी होता है उन सभी का हम लोग एक्सटेंसिव नहीं चाहिए होता, हम लोग को इंटेंसिव चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, इंटेंसिव। तो जिसके चलते हम लोग मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनाते हैं। मास इंडिपेंडेंट मतलब मास इंडिपेंडेंट करने का मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि हम लोग यहां से एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव टू इंटेंसिव बनाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाते हैं, तब जाके हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में अपने वर्क में यूज कर सकते हैं। यही हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबको मास से डिवाइड कर दें। जैसे अगर एनर्जी का बात किया, एनर्जी डिवाइड अपॉन मास, एंथैल्पी डिवाइड अपॉन मास, वॉल्यूम डिवाइड अपॉन मास, आपका एंट्रोपी डिवाइड अपॉन मास, सबको मास से डिवाइड कर दें। बट जैसे मास से डिवाइड करते हैं वो मेरा स्पेसिफिक बन जाता है। एनर्जी था तो अब स्पेसिफिक एनर्जी बन गया, एंथैल्पी है तो स्पेसिफिक एंथैल्पी बन गया, वॉल्यूम तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया, और आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी बन गया। समझ आया कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कोई बोले तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जितनी भी तरह का आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जैसे हम लोग उसको मास से डिवाइड करते हैं वो मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। क्या मैंने कहा कि जितनी तरह का मेरा, अगर मान लो कोई बोले कि आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाना है किसी भी चीज को, तो क्या करोगे, तो आप सिंपल करोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लोगे और मास से डिवाइड कर दोगे। मास से डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। समझ आया कि नहीं। यानी कि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक। आप बोलेंगे सर यहाँ जितनी भी एनर्जी है वो सब का सब एनर्जी आपने कहा था एक्सटेंसिव है, लेकिन सबका सब एनर्जी को मुझे अगर इंटेंसिव करना तो क्या करेंगे, बस मास से डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे अगर कोई बोलेगा एनर्जी, तो बोलेगा एनर्जी बताओ एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव है, तो आपको आंसर देना है एक्सटेंसिव है। लेकिन कोई बोलेगा स्पेसिफिक एनर्जी आप बताओ, तो जैसे स्पेसिफिक लग गया तो आपको आंसर देना कि नहीं अब ये मेरा इंटेंसिव हो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मास छुपा हुआ था ना उससे मास से डिवाइड कर दिया गया। स्पेसिफिक करने का तो इसको मास से डिवाइड किया गया है, और जैसे मास से डिवाइड किया ऊपर से मास कट गया, तो जैसे मास इंडिपेंड हो गया, और जैसे मास इंडिपेंड हुआ तो वो बन गया क्या मेरा इंटेंसिव, बिकॉज इंटेंसिव में मेरा मास जो मेरा डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट था। राइट, समझ आया कि नहीं। चलिए, तो ये सभी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे देखें, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें हम लोग ये किए। राइट, तो ये सब चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना है। सो हम लोग मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो आप लोग को रिव्यू देना चाहिए, फीडबैक देखना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देते हो, जब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हो, अगर कमेंट करोगे यानी कि बताओगे कैसा लगा, फीडबैक देते हो, तो काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के लिए जितना मेहनत किया जा रहा है कंटेंट को प्रिपेयर करने में, रेडी करने में, और अच्छा से अच्छा 10 को एग्जाम्पल लाना, हर एक चीज़ को इजी वे में समझाना, तो मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए और मेहनत करने का मन करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ अगर मतलब अच्छा फीडबैक आता तो मैं रात में 10 बजे, मतलब 10 बजे क्या बात है, मैं रात को 2 बजे भी पढ़ा लूंगा। मोटिवेशन मिलने से आदमी क्या नहीं करता, राइट, समझ आया कि नहीं। इसी तरह आप लोगों को मैं पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग फीडबैक भी दे सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।